जिंदा रहना है तो हालातों से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। जय हिंद दोस्तों, सारा ने प्यार भरी राम राम। आज आप शुरुआत करांगा राजस्थान में 1857 की क्रांति की जो आग भड़की थी मैं को बराबर चर्चा करांगा। अगर 1857 की क्रांति सफल होती तो देश 90 साल पहले आजाद हो जाता, लेकिन इतिहास का मायने तो की जगह नहीं है कि अगर ऐसा होता तो शायद ऐसा होता। इतिहास में तो का कोई स्थान नहीं है कि अगर 1857 की क्रांति सफल हो जाती तो देश 90 साल पहले आजाद हो जाता। लेकिन फिर भी अपने देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था जो 1857 की क्रांति है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखो कारण तो खूब सारा है। अगर आप इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से पढ़ना 1857 की क्रांति, इतिहासकार क्या होगा 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था, उसके बाद में अंग्रेजों ने पूरे देश के ऊपर आधिपत्य जमा लिया था। ये दोनों युद्ध ध्यान रखना, आप इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से अच्छे पर्सन है। अपने बात करेंगे राजस्थान में। कभी राजस्थान में कहते हैं कि सहायक संधिया, जो सहायक संधिया हुई थी उसने अपने राजा महाराजाओं की कमर तोड़ के रख दी थी। कमर कैसे तोड़ी थी, चलो सहायक संधिया बता देता हूं। एक बार एक एक चीज समझेंगे। देखो आपको चीज समझ में आनी ज्यादा जरूरी है। लिखा हुआ तो किताबों में खूब सारा है, लिखा हुआ किताबों में तो भाई किताबें खूब सारी भर के रखी हैं, लेकिन अपने को चीज समझनी है। तो सहायक संधिया यानी सहायक संधिया राजाओं को करने की क्यों जरूरत पड़ी। अब क्या होता था, जैसे मराठे अपने राजाओं के ऊपर आक्रमण करते थे, इनको युद्ध में हरा देते थे, उसके बाद में इनसे धन संपदा लूट के चले जाते थे। अब अंग्रेजों ने इनके सामने शर्त रखी, कभी जब भी आपके ऊपर कोई बाहरी आक्रमण करेगा हम आपकी रक्षा करेंगे। तो राजा बोले कि हमें इसके बदले में क्या करना होगा, भैया आप हमें धन दे देना। तब राजा बोले कि यार धन तो मराठों को वैसे ही दे रहे हैं, इससे अच्छा है कि हम ये धन अंग्रेजों को दे देंगे, भैया हमारी को जन हानि भी नहीं होगी, हम भी सुरक्षित रहेंगे और हमें कोई ठोकेगा पीटेगा भी नहीं। इस डर से राजाओं ने अपने अंग्रेजों के साथ में संधि की थी। इसके बदले में राजा अपना अंग्रेजों को धन देंगे और अंग्रेज बोले कि हमारा एक आदमी आपकी रियासत में पीए रहेगा। पीए यानी कि पॉलिटिकल एजेंट, यानी कि पीए। अंग्रेजों ने शर्त रखी थी कि हमारा एक आदमी आपकी रियासत में रहेगा जिसको पीए कहा जाएगा। पीए यानी कि पॉलिटिकल एजेंट, यानी कि ये जो राज्य के अंदर जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं इसकी हमें जानकारी देगा। पीए के ऊपर होता था एजीजी, यानी पीए के ऊपर होता था एजीजी राजस्थान में, एजीजी एजेंट गवर्नर जनरल, और एजीजी के ऊपर होता था जीजी यानी कि गवर्नर जनरल, यानी कि पीए। ये तो अपने छोटे मोटे नेता थे जो हर रियासत में मिलते थे। इसके बाद में एजीजी हो गया अपने मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री के ऊपर हो गया प्रधानमंत्री। मतलब समझने वाली चीज है ये, मतलब इनका लेवल ये है। पीए हर रियासत में मिलते थे, फिर ये अपने राज्य में मिलता था, एजीजी एक ही होता था, और जीजी यानी कि गवर्नर जनरल पूरे देश के अंदर एक ही होता था। तो अंग्रेजों ने शर्त रखी थी कि आपकी प्रत्येक रियासत में हमारा एक पीए रहेगा। लेकिन राजाओं को यह पता नहीं था कि संधि के बाद में यह हालत हो जाएगी। जैसे ही संधि की शर्तें लागू हुई, इसके बाद में अंग्रेजों ने राजाओं की कमर तोड़ दी, यानी कि कर बढ़ाए गए, प्रशासन में भ्रष्टाचार फैला और अपने राजा महाराजाओं की भोगविलास में वृद्धि हुई। सर भोगविलास में वृद्धि कैसे हुई? अब क्या है कि राजा महाराजाओं ने तलवार रख दी कि अब तो ये युद्ध में तो काम आएंगे नहीं, और वैसे भी अपने सहायक संधियों के बाद में युद्ध कोई हुआ ही नहीं था। कोई अगर एक दो युद्ध हुआ हो तो हुआ हो, लेकिन कोई बड़ा युद्ध हुआ ही नहीं सहायक संधियों के बाद में, क्योंकि उनकी तलवारों ने जंग खा लिया था कि भाई अब तो अपने को कोई युद्ध तो करना नहीं है, अब जो भी अपने ऊपर कोई आक्रमण करेगा वो अपने अंग्रेज देख लेंगे का। तो इस बात को लेकर निश्चिंत हो गए थे। बाद में इनको पता चला कि यार ये सहायक संधियां बहुत ज्यादा गलत है। तो सहायक संधियों की बात करते हैं। सबसे पहले जो सहायक संधि है वो लेके आया था अपने वेलेस्ली, यानी कि लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू करी थी। एक बार थोड़ा देश के हिसाब से चलते हैं अपन, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और अपने को समझ में भी आ जाएगा। सबसे पहले जो सहायक संधियां की थी वो लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधियां लेकर आया था। उसमें लॉर्ड वेलेस्ली उस समय भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है। ये अपने 1803-4 ईस्वी की बात है। तो भाई क्या हमारे साथ में जैसे सहायक संधियां करो, ये सबसे पहले शुरुआत की थी लॉर्ड वेलेस्ली ने। इसका एक आदमी था, इसका यानी कि जो भाई थोड़ा जैसे काम देखने वाला होता है, या फिर इसका क्या देखते हैं अपने जैसे कोई प्रतिनिधि है, यानी कि लॉर्ड वेलेस्ली का प्रतिनिधि था जिसका नाम था लॉर्ड लेक। लॉर्ड लेक, इस लॉर्ड लेक ने भरतपुर के लोहागढ़ के ऊपर 5 बार आक्रमण किया था। यानी कि लॉर्ड वेलेस्ली का प्रतिनिधि था लॉर्ड लेक, इसने भरतपुर के लोहागढ़ के ऊपर 5 बार आक्रमण किया था। उसमें भरतपुर का शासक था रणजीत सिंह, यानी कि भरतपुर का शासक था रणजीत सिंह। लेकिन ये 5 ही बार आक्रमण करके इस लोहागढ़ के किले को नहीं जीत पाता है। यानी कि 2 जाट थे, दुर्जन सिंह और माधो सिंह। एक कहावत भी है, 8 फिरंगी 9 गोरा, दुर्ग की जाट पर लड़ा जाट का 2 छोरा। यानी कि 2 जाट के छोरे थे जिन्होंने 8 फिरंगी 9 गोरा, दुर्ग की जाट पर लड़ा जाट का 2 छोरा।
यानी कि इनको मतलब लॉर्ड लेक को भरतपुर के लोहागढ़ के ऊपर अधिकार ही नहीं करने दिया था। तब लॉर्ड लेक परेशान हो गया कि यार अब तो बेइज्जती होने लग रही है, क्या आप अंग्रेज सेना जिन्होंने हमेशा कभी हार का सामना ही नहीं किया, तभी इसने महाराजा रणजीत सिंह के पास में संदेश भिजवाया कि यार संधि कर लोगे, जो भी है सहायक संधि कर लोगे। तब पहली बार संधि हुई थी राजस्थान में। राजस्थान में पहली बार सहायक संधि किसने की थी? भरतपुर के महाराजा रणजीत सिंह ने। कब की थी? 29 सितंबर 1803 ईस्वी में। ठीक है, याद रह जाओ, बिल्कुल सर याद रह जाओ। राजस्थान में सबसे पहले सहायक संधि किसने की थी? भरतपुर के महाराजा रणजीत सिंह ने। कब की थी? 29 सितंबर 1803 ईस्वी को। याद हो गया। इसके बाद में विस्तृत रूप से संधि की थी, यानी कि विस्तृत रूप से संधि की थी, एकदम संधि की शर्तों के हिसाब से। इसने तो क्या है कि जल्दबाजी में संधि करी थी। लॉर्ड लेक ने यार देख 5 बार युद्ध हार चुका है, अब थोड़ी संधि कर लेगा, तो इसने तो की थी जल्दबाजी के रूप में संधि। लेकिन विस्तृत रूप से एकदम बढ़िया विस्तार से संधि, संधि की क्या शर्तें होंगी, विस्तृत रूप से संधि, आक्रामक संधि, आक्रामक पूछ ले या फिर रक्षात्मक पूछ ले। ठीक है, रक्षात्मक संधि की थी अपने अलवर के महाराजा थे बख्तावर सिंह ने। बख्तावर सिंह ने। ठीक है, राजस्थान के अंदर सहायक संधियां 2 ही हुई थी, यानी कि बस अपने भरतपुर के महाराजा रणजीत सिंह ने। अगर पूछ ले भाई सहायक संधियों का जन्मदाता कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली। सबसे पहले राजस्थान में सहायक संधि किसने की थी? भरतपुर के महाराजा रणजीत सिंह ने। कब की थी? 1803 ईस्वी में। ये तारीख मत याद रखना, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना 1803 ईस्वी में की थी। इसके बाद में विस्तृत आक्रामक रक्षात्मक रूप से संधि की थी अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह ने। ठीक है, कुल मिला के 2 संधियां हुई। लेकिन ये जो सहायक संधियां थी ज्यादा समय तक चल नहीं पाई, यानी कि किसी जैसे राजा महाराजाओं को उसमें ज्यादा भाई चलन नहीं था कि हम सहायक संधियां करेंगे। लेकिन इसके बाद में इसी सहायक संधियों का नाम चेंज कर दिया गया 1817 ईस्वी के अंदर। यानी सहायक संधियां बस ये, अगर सहायक संधि पूछे ना तो यही है, यानी अपने राजस्थान में 2 ही पूछे जाएंगे आपको। लेकिन फिर ये सहायक संधियों का नाम चेंज कर दिया। सहायक संधियों का नाम चेंज करके कर दिया अधीनस्थ पार्थक्य की नीति, यानी कि हमारे अधीन हो जाओ, हमारे अधीनस्थ हो जाओ, हमारे नीचे काम करो। सहायक संधियों का नाम चेंज कर दिया और क्या कर दिया? अधीनस्थ। ये ज्यादा पूछी जाती है भाई, अधीनस्थ पार्थक्य की नीति या अधीनस्थ पार्थक्य संधि। ठीक है, इसी सहायक संधि का नाम चेंज किया गया 1817 ईस्वी में। उस समय भारत का जीजी, उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था अपने लॉर्ड हेस्टिंग्स, यानी ये संधि लेके आया था। ये उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स। और उसमें राजस्थान का जो एजीजी था, राजस्थान का जो एजीजी था वो तो एजीजी का पद तो अपने राजस्थान में 1832 ईस्वी में आएगा। सॉरी, अभी अपने पद नहीं आएगा, अपने अभी अधीनस्थ पार्थक्य की नीति चल रही है। यानी सबसे पहले संधि कौन कौन करेगा? पीए अपने उस समय जो महत्वपूर्ण जिन्होंने भूमिका निभाई थी, यानी राजस्थान में उस समय जो इसके नीचे काम करने वाले थे लॉर्ड हेस्टिंग्स के, वो थे चार्ल्स मैटको प्लस कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड तो अपने मेवाड़ का पॉलिटिक एजेंट बन के आ गया था। सबसे पहले मेवाड़ में यही आया था कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, एजीजी का पद तो अपने 1832 ईस्वी के अंदर आएगा, इससे पहले एजीजी नहीं आएगा। पीए जरूर था, यानी पॉलिटिक एजेंट, यानी प्रत्येक रियासत में पीए छोड़ देंगे अंग्रेज अपने। ठीक है, एजीजी का पहले पद होता था, पहले दिल्ली के अंदर था, फिर बाद में बोला कि यार दिल्ली तो ठीक नहीं, फिर अजमेर के अंदर इसका ट्रांसफर किया गया, फिर 1845 ईस्वी के अंदर इसका माउंट आबू में ट्रांसफर किया गया। चलो मैं पढ़ाऊंगा आपको। यानी जो अधीनस्थ पार्थक्य की नीति है, ये संध्या कराने में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण योगदान रहा था, इसका कोई प्रतिनिधि था लॉर्ड हेस्टिंग्स का। लॉर्ड हेस्टिंग्स से अपने जीजी, यानी उसमें भारत में गवर्नर जनरल था। इसके नीचे जो सबसे ज्यादा संध्या कराने में महत्वपूर्ण योगदान है वो अपने चार्ल्स मैटकॉक और कर्नल जेम्स टोड। अब कर्नल जेम्स टोड तो राजस्थान घूमता रहता था, इसको सब पता था अपने राजस्थान के राजाओं के बारे में। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान था चार्ल्स मैटकॉक और कर्नल जेम्स टोड का। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब अपन ये बात करेंगे कि कौन सी रियासत ने कब कब संधि की थी। ये भी एग्जाम में भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न उठता है कि यानी कि कौन सी रियासत ने कब कब संधि की थी। तो अपन एकदम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले संधि किस रियासत ने की थी, सबसे बाद में किस रियासत ने की थी। ये अधीनस्थ पार्थक्य की संधि पढ़ रहे हैं अब, जो 1817 ईस्वी के अंदर शुरू की गई थी। ठीक है, सबसे पहले जो अपने संधि की थी वो की थी करौली के हरबख्शपाल सिंह ने। करौली का उसमें शासक था हरबख्शपाल ने। सर कब की थी? 9 नवंबर 1817 ईस्वी के अंदर सबसे पहले संधि की थी करौली के हरबख्शपाल ने। कब की थी? 9 नवंबर 1817 ईस्वी में।
दूसरी जो संधि की थी वो टोंक के अमीर खां पिंडारी ने की थी, टोंक के अमीर खां पिंडारी ने। ठीक है, कब की थी? 17 नवंबर 1817 ईस्वी में। अब सन याद नहीं रखना, बस दो की याद रख लेना, जब शुरुआत में रखो तो नहीं। अपने करौली के हरबख्शपाल ने सबसे पहले जो अपने अधीनस्थ पार्थकी की संधि की थी राजस्थान में, सबसे पहले अगर किसी ने संधि की थी वो करौली के हरबख्शपाल ने की थी। टोंक के अमीर खां पिंडारी, यानी कि अमीर खां पिंडारी था, ये अपने यशवंतराव होलकर का सेनापति था। उस समय बढ़िया लूटपाट मचा रहा था। तब अंग्रेजों ने कहा यार देख ऐसे मत करके, तेरे को एक रियासत दे देंगे टोंक, तेरे को नवाब की उपाधि दे देंगे और तुमसे संधि कर लेना। अमीर खां पिंडारी खुश हुआ कि ठीक है यार, कभी इधर भटकता हूं कभी इधर भटकता हूं, इससे अच्छा एक जगह रह लूंगा क्या। तो इसको टोंक रियासत दी गई थी अमीर खां पिंडारी को, और राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक की थी। ठीक है, तो दो याद हो गई। टोंक के अमीर खां पिंडारी ने की थी 1817 ईस्वी में। अब अपने को ध्यान है गिंगोली का युद्ध, मैंने पढ़ा है गिंगोली का युद्ध कब हुआ था? मार्च 1807 ईस्वी के अंदर। किन किन के मध्य हुआ था? मेवाड़ के मध्य हुआ था, मारवाड़ के मध्य हुआ था और जयपुर के मध्य हुआ था। कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर तीनों ही रियासतें संधि करेंगी 1818 ईस्वी के अंदर। तीनों ही रियासतें 1818 ईस्वी के अंदर संधि करेंगी। तीनों रियासतों के मध्य गिंगोली का युद्ध हुआ था मार्च 1807 ईस्वी के अंदर, कृष्णा कुमारी के विवाद को लेकर। कृष्णा कुमारी की प्रथम सगाई है वो जोधपुर के महाराजा भीम सिंह के साथ में की गई थी। दूसरी सगाई वो जोधपुर अपने जयपुर के शासक जगत सिंह सेकंड के साथ में की गई थी। तब ये युद्ध हुआ था। जोधपुर का मान सिंह बोला कि ये कृष्णा कुमारी तो हमारे पास ही आएगी क्या। ठीक है, मैंने इतिहास में एकदम ज्यादा डिटेल से बताया आपको। तो मेवाड़ को उसमें शासक था भीम सिंह, यानी भीम सिंह की पुत्री थी। यानी उस समय के जो शासक है उन्होंने अंग्रेजों के साथ में संधियां की थी। मेवाड़ के अपने भीम सिंह हैं, मारवाड़ के अपने मान सिंह हैं, जिसने युद्ध में भाग लिया था। वो जयपुर का है अपने जगत सिंह सेकंड। सर ये याद हो गए बिल्कुल। इस समय अपने बीकानेर का शासक कौन था भाई? बीकानेर का शासक था सूरत सिंह। ठीक है, बीकानेर का अब लगभग मतलब 1818 ईस्वी के अंदर संधि करेंगे ये, क्योंकि राजस्थान में अंग्रेजों का आधिपत्य एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगर आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान में अंग्रेजों का आधिपत्य कब हो गया था, यानी अंग्रेजों ने राजस्थान में अधिकार कब किया था, तो 1818 ईस्वी के अंदर। यानी कि लगभग सभी रियासतें 1818 ईस्वी के अंदर संधि करेंगी। एक अंतिम रियासत बचेगी सिरोही, जो 1823 ईस्वी के अंदर संधि करेगी। ठीक है, तो बीकानेर का शासक उसमें सूरत सिंह था, जिसने बटनेर के ऊपर आक्रमण किया था, मंगलवार के दिन जीता था और इसका नाम हनुमानगढ़ कर दिया था। बीकानेर का हो गया। फिर अपने जैसलमेर वाला कल मैंने बताया था भाई, जैसलमेर का जो शासक है मूलराज सेकंड, इसने अंग्रेजों के साथ में संधि की थी। ये शासक ध्यान रखने हैं आपको, उस समय मतलब अंग्रेजों के साथ में संधि किसने की थी, तो अपने को शासक भी ध्यान में रखने हैं। जैसलमेर का शासक है वो मूलराज सेकंड हो गया। और कोई बड़ी रियासतें जैसे किशनगढ़ का तो वैसे ही याद हो जाएगा यार, कल्याण सिंह। वैसे किशनगढ़ का पूछेंगे तो नहीं, फिर भी ये तो वैसे ही याद हो जाएगा, किशनगढ़ का कल्याण सिंह। ये तो कैसे क्या मिल गया, किशनगढ़ का कल्याण सिंह। बूंदी का भी याद हो जाएगा, बूंदी का विष्णु सिंह। बूंदी का, ठीक है, बूंदी का कौन है? बूंदी का विष्णु सिंह। ये लो वह मिल गए। और कोई बड़ी रियासत है क्या? जैसलमेर हो गया, अपने बीकानेर हो गया, जो मेवाड़, मारवाड़, जयपुर। ठीक है, लगभग बड़ी रियासतें यही हैं। और अगर कोई रह गया, एक अपने लास्ट जो संधि की थी वो अपने की थी सिरोही के शासक थे, क्योंकि सबसे ज्यादा यही पूछी गई है। सिरोही के शासक थे शिवनाथ सिंह कह दो या फिर शिव सिंह कह दो, शिवनाथ सिंह कह दो या फिर शिव सिंह कह दो। शिव सिंह भी आ सकता है कई किताबों में, और कई किताबों में शिवनाथ सिंह भी आ सकता है। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अपन कोई हिंदी का पेपर नहीं दे रहे हैं, अपने राजस्थान जीके का पेपर दे रहे हैं। अगर ऐसा पेपर नहीं बनाएगा कि शिवनाथ सिंह, शिव सिंह, शिवपाल सिंह, ऐसा एग्जामिनर पर्सन नहीं देगा। बस ये पूछेगा कि अंतिम रियासत कौन सी थी, अपने ऐसे दे देगा शिवनाथ सिंह है, सूरत सिंह है, जगत सिंह है, ऐसे नाम देगा। ठीक है, तो अंतिम रियासत की सिरोही के शासक थे शिवनाथ सिंह, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ में संधि की थी। यह संधि हुई थी 1823 ईस्वी के अंदर। ठीक है, और कोटा की तरफ से की थी उमेद सिंह ने, पूर्ण शर्तों के साथ में की थी। यानी कि सबसे पहले जो संधि की थी वो करौली के हरबख्शपाल ने की थी 9 नवंबर 1817 ईस्वी के अंदर। दूसरी जो संधि की गई थी टोंक के अमीर खां पिंडारी के साथ में की गई थी 17 नवंबर 1817 ईस्वी में। और तीसरी जो संधि की गई थी, अगर क्रम के हिसाब से बात करें तो कोटा के शासक थे उमेद सिंह। कोटा के शासक उमेद सिंह, यानी पूर्ण शर्तों के साथ में इसने की थी। उमेद सिंह ने भी 1817 ईस्वी के अंदर की थी, इसने पूर्ण शर्तों के साथ में की थी। और उमेद सिंह की तरफ से इसका सेनापति था जिसका नाम था जालिम सिंह झाला। जालिम सिंह झाला, झाला। ठीक है,
तो इसने संधि की थी, यानी उमेद सिंह की तरफ से इसका सेनापति गया था जालिम सिंह झाला, इसने संधि की थी अंग्रेजों के साथ में। अगर एग्जाम में पूछ ले राजस्थान में सबसे पहले अंग्रेजों के साथ में संधि किसने की थी, अपने करौली के हरबख्शपाल ने। कब की थी, 9 नवंबर 1817 में। अगर अपने पूर्ण शर्तों के साथ में, यानी एकदम पूर्ण शर्तों के साथ में, रक्षात्मक, विस्तृत रूप से, आक्रामक रूप से, कैसे भी पूछ ले, दूसरी जो संधि हुई थी अपने पूर्ण शर्तों के साथ में, वो अगर पूछेगा तो कोटा के शासक उमेद सिंह ने की थी 1817 ईस्वी के अंदर। और अंतिम जो संधि की थी वो सिरोही के शिवनाथ सिंह ने की थी 1830 ईस्वी में। ये 3 आप ध्यान में रखना। सबसे पहले करौली के हरबख्शपाल ने की थी, ठीक है, पूर्ण शर्तों के साथ में कोटा के उमेद सिंह ने की थी। और अंतिम जो की थी, राजस्थान की अंतिम रियासत थी जिसने अंग्रेजों के साथ में संधि की थी, वो थी सिरोही, यानी कि शिवनाथ सिंह ने 1830 ईस्वी के अंदर संधि की थी। ठीक है, इसने लगभग सितंबर में की थी, 29 सितंबर या 30 सितंबर है 1830 ईस्वी में, लेकिन सन मत ध्यान में रखना, इतना ही देख लेना। ठीक है, ये अपने राजस्थान के अंदर उस समय अंग्रेजों के साथ में संधियां की गई थी 1818 ईस्वी में। तो इस प्रकार से अब राजपुताने के राजा है वो अंग्रेजों की अधीन हो गए। अब जब भी कोई आक्रमण करेगा, हम तो कुछ नहीं जानते, अंग्रेज हमारी रक्षा करेंगे। अब राजा महाराजा के भोग विलास में वृद्धि हुई, युद्ध तो अब करना नहीं है, अब नई नई शादियां रचाओ, ठीक है, बस मंगलगान गाओ, कोई और काम नहीं है। अब कोई काम ही नहीं होगा, युद्ध करना ही भूल गए, तो अंग्रेज इनका फायदा तो उठाएंगे। बाद में इनको पता चला, अरे यार बड़ी गलती हुई क्या। तो इस प्रकार से कहते हैं सहायक संधियां भी कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। ठीक है, उसमें अपने भारत की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भारत का उसमें गवर्नर जनरल कौन था, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं अपन। ठीक है, भारत का उसमें 1857 की क्रांति के ऊपर चलते हैं। ये मैंने थोड़ी सी संधियां बताई हैं, थोड़ी सी प्रारंभिक भूमिका बताई है, यानी इसके साथ में बता दिया मैंने, क्योंकि भाई देखो एग्जाम में एकदम सीधा सीधा प्रश्न उठे, ये थोड़ा सी ध्यान रखना। आप इतने शासक तो पढ़ के जाना। 1857 की क्रांति एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक होता है, आराम से प्रश्न उठाता है। अब ये बताओगे तुम, मैं तुम्हें भारत का थोड़ा बहुत बताऊं या फिर अपने सीधे राजस्थान में 6 छावनियों से चलूं? थोड़ा बहुत बता देता हूं यार, समय कम है और अपने इंडिया का भी थोड़ा बताना जरूरी है कि नहीं, थोड़ा सा बता देंगे। उस समय अगर बात करें 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल था उसमें लॉर्ड कैनिंग। भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। राजस्थान का एजीजी था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ये अपने राजस्थान का एजीजी था। ठीक है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और राजस्थान के पीए अलग अलग रियासतों में मैं तुमको अलग अलग बता दूंगा। ठीक है, उस समय राजस्थान का कौन सा शासक थे, कौन से उस समय पीए थे, ये भी मैं थोड़ा अलग बता दूंगा तुमको, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लॉर्ड कैनिंग यानी कि गवर्नर जनरल था भारत का उस समय। ठीक है, ब्रिटेन की महारानी थी उसमें विक्टोरिया। ये तो क्या बताएं यार, इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से थोड़ा सा वैसे बता देता हूं। ब्रिटेन की महारानी थी उसमें विक्टोरिया। प्रधानमंत्री था लॉर्ड पामस्टन था। ठीक है, गवर्नर जनरल हो गया लॉर्ड कैनिंग हो गया। एजीजी अपने राजस्थान में जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अगर पूछ ले राजस्थान में सबसे पहला एजीजी कौन था, यानी कि एजीजी का पद आया था 1832 ईस्वी के अंदर। राजस्थान में एजीजी का पद आया था 1832 ईस्वी के, यानी एजीजी एजेंट गवर्नर जनरल। यानी ये तो गवर्नर जनरल, ये है एजेंट गवर्नर जनरल, यानी एजेंट यानी कि गवर्नर जनरल का एजेंट है, यानी उसके नीचे काम करने वाला है। यानी कि कोई आदमी है, आप क्या को नहीं के भाई ये मेरा एजेंट है क्या, यानी मेरे नीचे काम करने वाला है या मेरा सहायक है, जो भी कह दें, तो ये है गवर्नर जनरल, ये है एजेंट गवर्नर जनरल, यानी इसके नीचे काम करने वाला है। और ये है पीए यानी कि पॉलिटिकल एजेंट। कोई भी बात होती रियासत के अंदर, पीए सबसे पहले सूचित करता एजीजी को और एजीजी सूचित करता जीजी को। ठीक है, अब देखो 1832 ईस्वी के अंदर सबसे पहले एजीजी का पद आया था। उस समय एजीजी पहला जो व्यक्ति था, राजस्थान का पहला एजीजी था। अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो तो आप उसको सबसे पहले गिफ्ट क्या दोगे? अगर मेरी गर्लफ्रेंड हो ना तो मैं उसको लोकेट दूंगा। क्या दूंगा? लोकेट। क्या दूंगा भाई? लोकेट। ठीक है, आप पता नहीं क्या दोगे, तो मैं तो लोकेट ही दूंगा। तो यानी क्या है, राजस्थान में पहला एजीजी था, उसका नाम था मिस्टर लोकेट। राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन था? राजस्थान का प्रथम एजीजी था मिस्टर लोकेट। ठीक है, और उसमें 1857 की क्रांति किसमें था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये अपने 1832 ईस्वी के अंदर पद आया था। फिर इसके बाद में अब अंग्रेज लोग थे बेचारे, इनकी दोहरी मतलब एकदम गोरी गोरी चमड़ी थी। अब इनको गर्मी लगती थी अजमेर में, तो गर्मियों के अंदर क्या चले जाते थे? माउंट आबू में चले जाते थे। यानी कि 1845 ईस्वी के अंदर 1845 ईस्वी के अंदर इसका जो केंद्र है वो बदल के कहां कर दिया गया? माउंट आबू कर दिया गया। ठीक है,
यानी एजीजी का केंद्र 6 महीने माउंट आबू होता था। गर्मियों में माउंट आबू चले जाते थे, सर्दियों में अजमेर आ जाते थे। वर्तमान में भी एजीजी का पद है, यानी कि वर्तमान में भी एजीजी का पद है। एजीजी का पद वर्तमान में किसने ले रखा है? वर्तमान में एजीजी का पद है वो राज्यपाल ने ले रखा है। राज्यपाल भी अपने 6 महीने तो माउंट आबू रहता है और 6 महीने अजमेर रहता है। नहीं नहीं नहीं, 6 महीने माउंट आबू जरूर रहता है, लेकिन 6 महीने जयपुर रहता है, क्योंकि अब अपने राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। तो 6 महीने तो राज्यपाल माउंट आबू रहता है। यानी कि भैया अपने काम कम ही होता है, राज्यपाल को साइन वाइन करना हो तो भेज देते हैं, जाओ आप माउंट आबू घूम के आ जाओ। तो 6 महीने तो माउंट आबू रहता है और 6 महीने अब जयपुर रहता है। ठीक है, यानी कि वर्तमान में भी अपने एजीजी का पद है वो राज्यपाल ने ग्रहण कर रखा है। अब पीए बताएंगे, चलो कभी उस समय पीए कौन थे, राजपुताने के शासक कौन थे, ये भी आपको याद रखने जरूरी है। यानी अभी तक देखो समझाने वाली बात आई को नहीं। अब क्या करूं तो भाई 1857 की क्रांति है भी बढ़िया, समझाने वाली भी है। तो अब अपन बात करेंगे 1857 की क्रांति के समय राजपुताने के कौन कौन से शासक थे, यानी कि शासक कौन कौन से थे और उस समय रियासतों में पॉलिटिक एजेंट कौन कौन से थे, तो अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, मेरे थोड़ा देखो टॉपिक बड़ा है, 1857 की क्रांति है, लेकिन हार नहीं मानना है। बहुत ही बढ़िया एग्जाम में प्रश्न उठेगा सीधा सीधा, और मैं समझा रही हूँ बस भारत आने मिल को नहीं कोई प्रश्न नहीं ऐसा बारे की मिल को चिट्ठी आरएस को पेपर देख लियो पीछा का निकाले की, ऐसा ज्यादा डीपली ताने की कौन मिल रहा है। ठीक है भाई जी, अगर ऐसा ही अगर नोट्स बनाओ तो भी साथ साथ में बना लियो अंगमाई यही तारा यही नोट्स काम आऊंगा। ये अपने 1857 की क्रांति है, यही अपने राजपुताने का शासक है, यही राज्य है। तो 1857 की क्रांति के समय राजपुताने में कौन कौन शासक थे, थोड़ा सा चलो राजस्थान का नक्शा बनाते हैं प्यारा सा। सपोज कर लेना भाई, मान लेना ये राजस्थान का नक्शा है, सपोज कर लेना, मानने में क्या जाता है, मान तो सकते हैं अपन। इस समय अपने ये है मारवाड़, मारवाड़ का शासक है वो है तखत सिंह। तखत सिंह, नीचे मैं पी लिखते जाऊंगा, ऊपर शासक लिखता जाऊंगा। तखत सिंह, इसका जो पी है उसका नाम है मैकमोहन। मैकमोहन। बीकानेर, बीकानेर का शासक है सरदार सिंह। वैसे याद हो जाएगी, अपनी सेना बाहर लेके गया था, मैं लास्ट में वैसे लिखा दूंगा। ठीक है, एक बार बीकानेर तो रहने देना। यानी बीकानेर का शासक था सरदार सिंह, जो अपनी सेना लेके बाहर तक गया था। ठीक है, अंग्रेजों की सहायता करने के लिए। ये तो छोड़ो, इसके बाद में अपन मेवाड़, जो बड़ी बड़ी रियासतें वो देखते हैं पहले। मेवाड़, मेवाड़ वैसे हो जाएगा मेवाड़। मेवाड़ का जो शासक है वह महाराणा स्वरूप सिंह, यानी कि महाराणा स्वरूप सिंह। और जो पी है इसका पॉलिटिक एजेंट है, उसका नाम है मेजर सार्वस। ठीक है, मैकमोहन। ठीक है, मैकमोहन, यानी कि देखो याद कैसे करोगे इनको, चलो याद करने का भी बताता हूं। जयपुर, जयपुर का जो शासक है उसका नाम है राम सिंह सेकंड, और जो पी है उसका नाम है कर्नल ईडन। ठीक है, कोटा, इधर है कोटा। कोटा का जो शासक है उसका भी नाम है राम सिंह। जयपुर और अपने जयपुर और कोटा वाले तो सेम ही है, राम सिंह। और इसका जो ईडन है उसका नाम है बर्टन। ये है कोटा, ये है अपने जयपुर, ये है मारवाड़ और ये है मेवाड़। और वैसे एक दो नाम और आ जाएंगे, जैसे बड़ी बड़ी रियासतें हैं, जैसे अपने भरतपुर के शासक भी ध्यान में रखना भाई। इधर बता दूं क्या भरतपुर का कौन था? भरतपुर, धौलपुर। भरतपुर का शासक है जसवंत सिंह, जसवंत सिंह। और धौलपुर का शासक है भगवंत सिंह। ठीक है, यानी कि भरतपुर का है जसवंत सिंह और धौलपुर का है भगवंत सिंह। ठीक है, और अपने कौन सी रियासतें रहेगी? भरतपुर हो गया, धौलपुर हो गया, बताएंगे एक बार, थोड़ा सा और देख लू मैं। सिरोही, सिरोही का देखो शासक तो ध्यान ही नहीं, छोड़ो, उसमें जेडी होल जरूर था अपने पॉलिटिक एजेंट। सिरोही का अपने पॉलिटिक एजेंट था जेडी होल, शासक ध्यान में नहीं है, नहीं कोई किताब में दे रखा था, सिरोही का था जेडी होल। 1857 की क्रांति के इसमें कौन शासक था? दे ही नहीं रखा, शासक दे ही नहीं रखा, कोई किताब में नहीं दे रखा। तो सिरोही का सिर्फ पॉलिटिक एजेंट दे रखा है जेडी होल। हाँ, तो याद कैसे करोगे भाई? और देख लूं, और कोई रह तो नहीं गया ऊपर अपने। ठीक है, जयपुर हो गया, जयपुर के बाद में कोटा, मेवाड़, इधर सिरोही, भरतपुर, धौलपुर हो ही गए। कोई बड़ी रियासत तो नहीं बच गई ना?
नहीं कोई बड़ी रियासत नहीं है भाई, यही पूछे जाते हैं। ठीक है, जयपुर में ज्यादा विद्रोह हुआ था, कोटा में हुआ था, मेवाड़ में सहायता की थी, जयपुर वाले को उसमें कोई विद्रोह नहीं हुआ था। ठीक है, भरतपुर धौलपुर, हाँ तो चलो भाई यही है। ठीक है, अगर कोई एक दो आ जाएगा तो और लिखा दूंगा मैं, लेकिन यही है। अब क्या है, याद कैसे करोगे? पॉलिटिकल एजेंट, शासक तो वैसे ही तुमको याद रखने हैं, तखत सिंह है, उसमें अपने मारवाड़ का शासक है, और इसका जो पॉलिटिक एजेंट है, जो अपने अंग्रेजों का जो आदमी है, वो है मैक मौसन, यानी मौसन, यानी कि वह मारवाड़ की भूमि। बट बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़े, अब गर्मी पड़ा तो क्या मौसन लगाओ आप, इतना थोड़ा सा याद रखियो, यानी कि अब मारवाड़ की भूमि के ऊपर गर्मी पड़ा तो आप मौसन लगाओ, यानी कि मैक मौसन मारवाड़। ये अपने कोटा, कोटा यानी कि कोट की क्या लगा हुआ, बटन लगा हुआ है, बस कोटा यानी कि बर्टन। कोट की क्या लगाते हैं अपन, बटन, तो बस याद हो गया कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन है, बर्टन। ठीक है, जयपुर के अंदर क्या है, ईडन गार्डन है। वैसे तो ईडन गार्डन कोलकाता में है, लेकिन ध्यान में रख लेना जयपुर के अंदर क्या है, ईडन गार्डन है, ये याद हो गया। ठीक है, ये अपने मेवाड़ लो, मेवाड़, मेवाड़ को क्या कहते हैं, उदयपुर को क्या कहते हैं, जिलों की नगरी। तो जिलों अपने सावर, यानी कि सावर क्या है भाई, पानी, अपने पानी मतलब याद रखना, जिलों की नगरी क्या है, उदयपुर है। ये अपने थोड़ी सी ट्रिक है। भरतपुर का मैंने ऐसे बना रखा है, भरतपुर धौलपुर एकदम नजदीक नजदीक रियासत है, तो भरतपुर का है भगवंत सिंह और धौलपुर का है जसवंत सिंह, यानी कि बै बै ऐसे आएगा, भरतपुर बै नीचे आ जाएगा भगवंत सिंह, और धौलपुर का है वो जसवंत सिंह आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप शासक भी याद रखना और पॉलिटिक एजेंट भी याद रखना, और अपने जो भी कोई आएगा तो साथ साथ में मैं लिखाता जाऊंगा, मेरे हिसाब से कोई बचा नहीं है अभी जो महत्वपूर्ण हो। अब अपन बात करेंगे भाई, अपने पॉलिटिक एजेंट पढ़ दिया, अब अपन राजस्थान में 1857 की क्रांति की चर्चा करते हैं। थोड़ा सा पहले मैं अपने देश में बता देता हूं, देश में अपने क्रांति कैसी भड़की थी, उसमें 1857 की क्रांति के तत्कालिक कारण क्या थे। ठीक है, अब बात करेंगे अपन 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारण क्या थे, यानी कि ये तो कुछ भाई उसमें कह सकते हैं पीछे कारण थे कि राजाओं ने सैक्शन की थी, लेकिन उस समय तात्कालिक कारण क्या था 1857 की क्रांति के समय, उस समय क्या कारण था, यानी कि अगर पूछ ले 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण, उस समय क्या कारण थे। वैसे तो बहुत सारे कारण थे, मैंने इंडियन हिस्ट्री में पढ़ाएंगे तब भी आपको बहुत शानदार तरीके से बताएंगे, लेकिन तात्कालिक कारण यानी उस समय क्या कारण था। अंग्रेजों ने पहले एक बंदूक काम में लेते थे, ब्राउन बेस, यानी कि अंग्रेज पहले एक बंदूक काम में लेते थे, ब्राउन बेस। अब अंग्रेजों ने क्या किया, इस ब्राउन बेस के स्थान पर एक नई राइफल लेके आए जिसका नाम था एनफील्ड राइफल, यानी कि ब्राउन बेस के स्थान पर अंग्रेज एक नई राइफल लेके आए जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। एनफील्ड याद को नहीं होगी, रॉयल एनफील्ड, वही एनफील्ड है ये, पहले नाम ऐसे चलते थे, जैसे बुलेट आज की नहीं है 1902 की चल रही है, उसका नाम रॉयल एनफील्ड, नाम ही ऐसे आते थे पहले, जैसे रॉयल एनफील्ड यानी बुलेट का नाम है, ऐसी एनफील्ड राइफल है, तो ये नाम थे पहले, यानी कि ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल लेके आए अंग्रेज। अब इस एनफील्ड राइफल के अंदर जो कारतूस लगाया जाता था, उस कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था, यानी जैसे कारतूस होता था तो ये जैसे कारतूस को ये ऐसे मुंह से खोल के फिर उसके अंदर डालना पड़ता था एनफील्ड राइफल में, फिर चलाना पड़ता था। लेकिन अब ये अफवाह थी या जो हकीकत थी किसी को नहीं पता है, लेकिन समझ लेते हैं चलो हकीकत थी। यानी इस एनफील्ड राइफल के अंदर जो कारतूस प्रयोग होता था उसके अंदर ये बात फैली थी कि इसके अंदर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है, गाय प्लस सूअर की चर्बी लगी हुई है, यानी कि कारतूस के अंदर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। अब अगर हिंदू होगा तो गाय के मतलब गाय की चर्बी के जो अपने गाय का मांस होता है उसके मुंह नहीं लगाएगा कभी भी, और ऐसे अपने मुस्लिम होगा वो सूअर के अपने मांस के मुंह नहीं लगाएगा। तो इसलिए ये मतलब तत्कालिक कारण था जिसकी वजह से अपने जो छावनियों के अंदर अपने हिंदू सैनिक थे, मुसलमान सैनिक थे, वो भड़क गए, कभी आप ऐसे काम कर रहे हो हमारे साथ में, तो तत्कालिक कारण पूछ ले तो वो तो एनफील्ड राइफल। ठीक है, यानी कि ब्राउन बेस के स्थान के ऊपर एनफील्ड राइफल लेके आए जिसके अंदर गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी, जिसके कारण अपने छावनियों में सैनिक थे वो भड़क गए थे। अब ये तो तत्कालिक कारण था। इसकी पहली घटना 1857 की पहली घटना, अगर पहली घटना पूछ ले वो है अपने 29 मार्च की बात है भाई, 29 मार्च 1857 की बात है, 29 मार्च 1857 की बात है। अपने रेजिमेंट थी 34 NI यानी कि 34 रेजिमेंट, जैसे आज आप देखते हो ना जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राजपुताना रेजिमेंट, वैसे ही पहले रेजिमेंट थी 34 NI रेजिमेंट। ठीक है, अपने 29 मार्च 1857 की बात है। कौन सी छावनी थी? बैरकपुर छावनी। इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से बता रहा हूं मैं, क्योंकि एकदम सीधा सा नॉर्मल सा पर्सन पूछ लेते हैं।
बैरकपुर छावनी यूपी की बात है। यहां का सिपाही था मंगल पांडे, यहां का सिपाही था जिसका नाम था मंगल पांडे। अब मंगल पांडे नाम से देखो, शुद्ध एकदम ब्राह्मण देसी आदमी, ठीक है। पांडे यानी कि ब्राह्मण होते थे, ठीक है। तो मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के अंदर सिपाही था, चौथी सेना के अंदर मंगल पांडे। ये वैसे तो अपने बलिया उत्तर प्रदेश का रहने वाला था मंगल पांडे, यानी बलिया की जगह है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां का रहने वाला था, शायद गाजीपुर में है, ठीक है। तो मंगल पांडे वहां का सिपाही था। इसको अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने आदेश दिया कि मंगल पांडे गोली चलाओ। कौन कौन थे? लेफ्टिनेंट बाग, लेफ्टिनेंट बाग और जनरल हयूसन। जनरल हयूसन ने मंगल पांडे को संदेश भेजा, वहीं पे खड़े थे, जैसे मंगल पांडे राइफल लेके खड़ा था ऐसे। तो मंगल पांडे को बोले लेफ्टिनेंट बाग, भाई मंगल पांडे गोली चला। अब मंगल पांडे एकदम शुद्ध देसी आदमी, शुद्ध ब्राह्मण, एकदम जनेऊ धारण करने वाला। अब वो गाय के मतलब मांस के कैसे मुंह लगाए भाई? अब अगर एनफील्ड राइफल उसके हाथ में दे दी, अब अगर कारतूस चलाएगा तो मुंह से खोलना पड़ेगा उसको, और मुंह से मतलब गाय का मांस वो मुंह के लगा नहीं सकता। भाई का ब्राह्मण आदमी है, जनेऊ धारण करता है, तो बताओ कैसे गोली चलाएगा? तब फिर हयूसन बोला कि मंगल पांडे गोली चला। मंगल पांडे ने अनसुना कर दिया, कैसे करते रहेंगे। उसने कहा कि मंगल पांडे गोली चला, इसने गोली चलाई फट देने भर के और दोनों को खत्म कर दिया, यानी दोनों को उठा दिया। लेफ्टिनेंट बाग और जनरल हयूसन दोनों को खत्म कर दिया वहीं पे। अब मंगल पांडे को इस बात को दबाने के लिए फटाफट इसको 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई, ठीक है। ये तो पहली घटना है एनफील्ड राइफल को लेके, उस समय जो पहली घटना हुई थी। अभी तक क्रांति नहीं भड़की है, अभी तक कोई क्रांति नहीं बढ़ी है, यानी कि ये 1857 की क्रांति की पहली घटना है। काफी बार एग्जाम में पूछी गई है, नॉर्मल से पूछते हैं 1857 की क्रांति की पहली घटना, ठीक है। कहां पे हुई थी? चौथी सेना रेजिमेंट थी, अपने बैरकपुर छावनी थी उत्तर प्रदेश में। यहाँ का सिपाही था मंगल पांडे, उसने लेफ्टिनेंट बाग और हयूसन दोनों अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी थी, बेचारे को फांसी दे दी थी 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। थोड़ी सी बात दब गई थी, लेकिन फिर क्रांति थोड़ी सी ऊपर उठेगी। सर कब उठेगी वो भी बताते हैं भाई। यानी ये तो है अपने पहली घटना। क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? फिर 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ की छावनी से, यानी कि मेरठ की छावनी से फिर यही बात उठेगी एनफील्ड राइफल वाली। वहां पे सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया, एनफील्ड राइफल के विद्रोह कर दिया था। 10 मई 1857 ईस्वी की बात थी, मेरठ की छावनी से। सीधा सा एग्जाम में पूछते हैं भारत में 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई थी? तो मेरठ की छावनी से शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? अपने 10 मई 1857 ईस्वी को शुरू हुई थी, ठीक है। यानी कि सीधा सा एग्जाम में प्रश्न पूछेंगे भारत में 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई थी? भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी मेरठ की छावनी से। मेरठ की छावनी से कब शुरुआत हुई थी? 10 मई 1857 ईस्वी को। 10 मई 1857 ईस्वी को क्रांति के भारत में शुरुआत होती है। यहां पे जो रेजिमेंट थी वो थी 20 NI रेजिमेंट, 20 NI नेटिव इन्फेंट्री, यानी कि पैदल सेना, ठीक है। तो 10 मई 1857 ईस्वी को भारत में क्रांति की शुरुआत होती है मेरठ की छावनी उत्तर प्रदेश से। यहां पे सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था और तोपखाने के ऊपर अधिकार कर लिया था। यहां से मेरठ के जो सिपाही हैं वो गए थे सीधे दिल्ली के जो मुगल बादशाह है बहादुर शाह जफर सेकंड के पास में। बहादुर शाह जफर सेकंड, इसके पास में सारे के सारे क्रांतिकारी गए थे, यानी कि मेरठ से विद्रोह करके गए थे। अपने बहादुर शाह जफर सेकंड के पास में पूछे, जोर से सारे चिल्लाने लगे नीचे का बहादुर शाह जी, ओ बहादुर शाह जी। अब बहादुर शाह जी बेचारे बुढ़े आदमी, उनको सुनता ही नहीं था। तब थोड़ा से बाहर आके देखा, नीचे इतनी सारी भीड़ देखी, इतने सारे क्रांतिकारी। बहादुर शाह जी वापिस चले गए। तब उनकी पत्नी ने समझाया कि देख क्रांतिकारी आ रहे हैं, इनका नेतृत्व कर लेगा, बुढ़ापा में 1-2 काम तो बढ़िया कर लेगा। तब इन्होंने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछ ले 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर सेकंड। ये अंतिम मुगल शासक था। इसके बाद में अंग्रेजों ने इसको पकड़ा और इसको पेंशन वेंशन सब बंद कर दी थी। इसको वहां पे भेज दिया था अपने जो वर्तमान में कौन सी जगह है वो, अरे ये म्यांमार जिसको बर्मा कहते हैं ना, म्यांमार बर्मा वाले स्थान पर, वहां पर भेज दिया था इनको पकड़कर, ठीक है। तो बहादुर शाह जफर सेकंड यानी कि अंतिम मुगल बादशाह था, ठीक है। इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। कुछ इतिहासकार कहते हैं अगर 1857 की क्रांति का नेतृत्व अगर मंगल पांडे जैसे व्यक्ति के पास में होता
तो आज अपन 90 साल पहले ही आजाद हो चुके होते। यानी कि सबसे बड़ा कारण यह भी है कि 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व था वो एक योग्य आदमी के पास में नहीं था। यानी कि ये थोड़े वृद्ध थे, उतना सोच नहीं पाते थे। सोच तो मतलब देखो विकसित तो खूब सारे थे, लेकिन उसमें जो मतलब क्रांतिकारियों के लिए क्या एक थोड़ा जोश चाहिए भाई। जैसे सारे युवा थे और थोड़ा सा बुढ़ो आदमी वो थोड़ी सी क्रांति उठे, जित कहते बैठे रहो यार, ठीक है थोड़ा आराम से बैठे रहो। कहते हैं कि अगर तांता टोपे के पास में अगर 1857 की क्रांति का नेतृत्व होता तो आज अपन पहले ही आजाद हो चुके होते। लेकिन इतिहास में तो की जगह नहीं है कि काश ऐसा होता तो ऐसा होता। इतिहास में तो का कोई स्थान नहीं है। चलो छोड़ो, फिर यहाँ पे नेतृत्व कर लिया बहादुर शाह जफर सेकंड ने, इन्होंने स्वीकार किया क्रांतिकारियों के सामने कि चलो मैं आपका नेतृत्व करूंगा। क्रांतिकारी खुश हो गए। और अपने 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था, ये भी अच्छा प्रश्न है अभी। प्रतीक यानी कि रोटी और कमल, ये भी बता देता हूं अभी क्या है। अगर एग्जाम में प्रश्न सीधा सा पूछा गया 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या है, रोटी और कमल, ये क्या है सर? जैसे यानी कि प्रत्येक जैसे जो छावनियां बनी हुई थी उनके अंदर कमल का फूल भेजा जाता था। कभी 1857 की क्रांति शुरू हो चुकी है। जैसे ही अपने छावनी में कमल का फूल पहुंचता, अपने सारे सैनिक समझ जाते हाँ 1857 की क्रांति शुरू हो चुकी है। रोटी यानी कि एक जमींदार एक गांव से दूसरे गांव में बेचता था। यानी कि जो गांव का जमींदार होता था तो एक रोटी को दूसरे गांव में बेचता था। यानी गांव वाले भी समझ जाते थे कि 1857 की क्रांति शुरू हो चुकी है। तो यानी कुल मिला के 1857 की क्रांति के प्रतीक के रूप में उभरे थे रोटी और कमल। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न भी पूछ लिया 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या है, रोटी और कमल। ठीक है, ये थोड़ी सी इंडिया लेवल पे मैंने बताई है। अब राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां हैं, वहां की थोड़ी बातें कर लेते हैं। इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से भी थोड़ी अपने मोटी मोटी बतानी जरूरी थी, ज्यादा तो अपन डिटेल से नहीं जा पाएंगे क्योंकि भाई का वीडियो भी ज्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन अपने राजस्थान के थोड़ा ज्यादा सही तरीके से समझना है। लेकिन एकदम सीधे सीधे अपने राजस्थान जीके में भी इनके प्रश्न पूछ लेते हैं, इसलिए इनको कराना जरूरी था। यानी कि सीधा से एग्जाम में ये भी पूछा था कि 1857 क्रांति का प्रतीक क्या है, नेतृत्व किसने किया था, भारत में क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी, नॉर्मल सारे प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए अपन इनको छोड़ नहीं सकते थे। ठीक है, तो अब अपन बात करेंगे राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय जो सैनिक छावनियां थी, एक तो वो याद कर लेना भाई। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में जो सैनिक छावनियां थी, कौन कौन सी सैनिक छावनियां थी? राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। और हमेशा एक नियमित सैनिक छावनी पूछी जाती है कि राजस्थान में कौन सी सैनिक छावनी स्थित नहीं है, हमेशा प्रश्न आता है नियमित, पता नहीं कितनी बार आता है। राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां हैं, 6 को 6 अपने को याद रखनी है। तुम कहो तो ट्रिक से बता दूं, तुम कहो तो वैसे समझा दूंगा। ठीक है, चलो भाई का ट्रिक से बता देता हूं तुमको। यानी कि एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था एनी, ये मेरी गर्लफ्रेंड थी भाई। ठीक है, अब क्या है कि जब मेरी शादी हुई तो एनी नाम की गर्लफ्रेंड मेरी शादी के अंदर नहीं आई, बस ट्रिक बन गई। भाई गर्लफ्रेंड शादी में थोड़ी आती है, कभी नहीं आती। तो यानी कि एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा, एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा भाई। ठीक है, एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा। ए से एरिनपुरा, एरिनपुरा यानी पाली में, एरिनपुरा यानी पाली में। नी से नीमच, नीमच यानी एमपी में। उस समय नीमच राजस्थान के अंदर आती थी, लेकिन वर्तमान में एमपी के अंदर। उसमें जैसे राजपूताने अपने मेवाड़ के क्षेत्र में आ जाती थी, लेकिन वर्तमान में है वो एमपी के अंदर। ये प्रश्न पूछा जाता है, तो वर्तमान में कौन सी छावनी है जो राजस्थान में स्थित नहीं है, तो नीमच सैनिक छावनी है। ठीक है, नीमच हो गया। नसीराबाद, नसीराबाद है वो अजमेर के अंदर है। ब्यावर, ब्यावर अजमेर के अंदर है। देवली, देवली टोंक के अंदर है। और खैरवाड़ा, खैरवाड़ा उदयपुर के अंदर है। यानी आप जब पुलिस के अंदर भर्ती हो जाओगे तो यहाँ पे आपको ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा। यानी कि मैंने यहीं पे ट्रेनिंग की है खैरवाड़ा, ये उदयपुर से 85 किलोमीटर की दूरी के ऊपर स्थित है। बहुत ही शानदार ट्रेनिंग सेंटर है राजस्थान पुलिस का। आराम से एकदम मस्ती में ट्रेनिंग करना, कोई टेंशन नहीं है, फुल एंजॉय करना। ठीक है, तो आपको उम्मीद करना ये खैरवाड़ा ट्रेनिंग सेंटर आपको भी नसीब हो। तो खैरवाड़ा ट्रेनिंग सेंटर कहां पे है? उदयपुर के अंदर। यानी कि ये अपने 1 2 3 4 5 6 सैनिक छावनियां हैं। इसके अंदर कहां पे क्रांति नहीं हुई थी, यानी कि लगभग सभी जगह क्रांति हुई थी अपने राजस्थान के सैनिक छावनियों में, लेकिन ब्यावर और खैरवाड़ा दोनों ही जगह सैनिक छावनियों में विद्रोह नहीं हुआ था।
ये भी अच्छा प्रश्न है। अगर एग्जामिनर पूछ ले राजस्थान की कौन सी छावनियां हैं जहां पे 1857 की क्रांति का विद्रोह नहीं हुआ था, वो है अपने ब्यावर और खैरवाड़ा। याद रह जाएंगे, बिल्कुल सर रह जाएंगे। ये तो अपने सैनिक छावनियां। अब सबसे पहले बात करते हैं, जैसे भारत के अंदर मेरठ की छावनी से विद्रोह शुरू हुआ था, वैसे ही राजस्थान में 1857 की क्रांति कहां से प्रारंभ हुई थी। तो सबसे पहले बात करते हैं अपना नसीराबाद की। ये वो सेंटर है जहां से 1857 की क्रांति प्रारंभ होगी। अब अपने राजस्थान के अंदर क्रांतिकारियों की बात करते हैं, कहां कहां अपने क्रांति की शुरुआत होती है। अब कुछ ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है, लेकिन शुरुआत में पता है वो भी इंपॉर्टेंट है, और जो 1857 की क्रांति अपन राजस्थान के हिसाब से पढ़ेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत होगी नसीराबाद की छावनी से, यानी क्या, सबसे पहले बात करते हैं नसीराबाद छावनी। नसीराबाद राजस्थान में जो 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है वो होती है 28 मई 1857 से। 28 मई 1857। वैसे तो क्रांतिकारियों ने एक दिनांक फिक्स की थी कि हम 31 मई 1857 ईस्वी को क्रांति करेंगे, लेकिन ये क्रांति पहले ही भड़क जाती है, ठीक है। तो यानी कि नसीराबाद की छावनी से 28 मई 1857 ईस्वी को क्रांति भड़कती है। यहां का नेता था बख्तावर सिंह, नेतृत्व करता कौन था, बख्तावर सिंह, लिख लेना, नेतृत्व करता था बख्तावर सिंह। और अपने जो मेरठ की छावनी हुई थी जहां पे भारत में सबसे पहले विद्रोह होता, उसका नेतृत्व किया था बख्तानी, यानी कि उसका नेतृत्व किया था बख्तानी, और यहां पे कर रहा बख्तावर सिंह। आराम से याद रह जाएगा, ठीक है। तो 28 मई 1857 ईस्वी को नेतृत्व किया था बख्तावर सिंह ने। यहां पे 2 रेजिमेंट थी, जो थी अपने 15 NI प्लस 30 NI, यानी 15 दूनी 30, 15 NI और 30 NI रेजिमेंट थी। अब क्या हुआ कि 15 NI के सैनिकों से हथियार जमा करवाई जा रही थी, यानी कि 15 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, यानी कि उसमें बंगाल में ज्यादा क्रांति भड़की हुई थी। तो यानी कि अंग्रेजों को लगा नसीराबाद में कि यार ये 15 NI वाले हैं, ये थोड़े विद्रोह कर सकते हैं, तो इनसे हथियार जमा करवाए जा रहे थे। तो 15 NI के जो नेतृत्व करता थे बख्तावर सिंह, उसने अंग्रेज अधिकारी प्रिचार्ड से पूछा, उससे अंग्रेज अधिकारी था प्रिचार्ड, इससे पूछा कि हमारे साथ में ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है, क्या हम विद्रोही हैं, यानी कि हमारे साथ में ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है, क्या हम विद्रोही हैं। इस बात के ऊपर प्रिचार्ड चुप रहा, इस बात के ऊपर प्रिचार्ड चुप रहा। तो बख्तावर सिंह समझ गया कि यानी कि ये सोचते हैं कि हम विद्रोही हैं। तो इन्होंने क्या किया, तोपखाने के ऊपर अधिकार कर लिया बख्तावर सिंह ने। और 2 अंग्रेज अधिकारी थे, एक तो था न्यूमरी और एक था स्पोर्टिसूट, इनकी हत्या कर दी और यहां से सीधे दिल्ली चले गए। अपने नसीराबाद की छावनी के लिए राजस्थान में सिर्फ इतनी बातें आपको ध्यान में रखने वाली हैं, इससे ज्यादा आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। नसीराबाद की छावनी राजस्थान में सबसे पहले जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो नसीराबाद की छावनी से हुई थी। कब हुई थी, 28 मई 1857 ईस्वी को। भारत में 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ की छावनी से शुरुआत होती है, और राजस्थान में जो 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है वो नसीराबाद की छावनी से होती है। इसका जो नेतृत्व करता था वो था बख्तावर सिंह। यहाँ पे 2 रेजिमेंट थी जिसका नाम था 15 NI प्लस 30 NI, ठीक है। या 15 NI के सैनिकों से हथियार जमा करवाए जा रहे थे। तब बख्तावर सिंह ने अंग्रेज अधिकारी प्रिचार्ड से पूछा कि हमारे साथ में ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है, क्या हम विद्रोही हैं। तो प्रिचार्ड चुप रहा। इस बात के ऊपर इन्होंने तोपखाने के ऊपर अधिकार कर लिया। 2 अंग्रेज अधिकारी थे न्यूमरी और स्पोर्टिसफोर्ड, इसकी हत्या कर देते हैं और इसके बाद में दिल्ली चले जाते हैं। ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाया करो, ठीक है। अब इनको तुम याद करोगे ना, नसीराबाद छावनी 4 लाइनों में इस फिनिश, ठीक है। ऐसे नोट्स बनाते हैं अंतिम टाइम में। दूसरी छावनी बात आती है, 2 नंबर है नीमच। नीमच के अंदर कितने अक्षर हैं, 1 2 3, यानी क्रांति की शुरुआत कब होगी, 3 जून को, यानी 3 जून 1857 ईस्वी को क्रांति की शुरुआत होती है। नीमच के अंदर 3 अक्षर हैं, यानी 3 जून 1857 ईस्वी को नीमच के अंदर क्रांति की शुरुआत होती है। यहां पे अंग्रेज अधिकारी था एबोट, ठीक है। नेतृत्व करता थे यहां पे मोहम्मद अली बेग प्लस हीरा सिंह, यानी मोहम्मद अली बेग प्लस हीरा सिंह। अब एबोट क्या है कि 2 जून 1857 ईस्वी को इन अपने हिंदू और मुसलमानों को शपथ दिला रहा था, यानी हिंदुओं को तो गंगा की शपथ दिलाई थी और मुस्लिमों को कुरान की शपथ दिलाई थी। क्या शपथ दिलाई कि आप हमारे प्रति वफादार रहोगे, यानी कि जैसे नसीराबाद के अंदर विद्रोह हुआ है आप हमारे खिलाफ विद्रोह नहीं करोगे। तब मोहम्मद अली बेग ने कहा कि आप हमारे प्रति वफादार रहे हो क्या,
यानी कि आपने अवध और सतारा छीन लिया भारत के अंदर, आपने अपनी संधियां तोड़ दी, तो हम आपके प्रति कैसे वफादार रहेंगे। इस बात को लेकर एबोट एक बार तो इसको चुप कराता है कि यार देख ऐसे मत करके चुप हो जा भाई, एक बार चुप हो जाएगा। लेकिन उस समय तो चुप करा दिया, लेकिन रात को फिर 3 जून 1857 ईस्वी को इन्होंने तोप खाने के ऊपर अधिकार कर लिया। ये बात एग्जाम में पूछी गई है। कौन सी बात? यानी कि आप हमारे प्रति जब वफादार नहीं रहे तो हम आपके प्रति कैसे वफादार रहेंगे। ये कौन सी क्रांति यानी कौन सी छावनी के अंदर ये बात उठी थी? ये नीमच की छावनी के अंदर मोहम्मद अली बेग ने आवाज उठाई थी। यानी अंग्रेज है वो अवध और सतारा को छीन लेते हैं षड्यंत्र के तहत। तब इसने कहा था जब आप ही हमारे प्रति वफादार नहीं रहे तो हम आपके प्रति क्यों रहेंगे। ठीक है, तो ये बात भी पूछी गई है। नीमच यानी कि 3 जून 1857 की क्रांति। एबोट यहाँ पे अंग्रेज अधिकारी था, नेतृत्व करता यहाँ पे मोहम्मद अली प्लस हीरा सिंह थे, और 3 जून को इन्होंने तोपखाने के ऊपर अधिकार कर लिया। यहां से भागे 40 अंग्रेज परिवार, यानी कि यहां से 40 अंग्रेज परिवार भागे, यहां से 40 अंग्रेज परिवार भागे यहां से। ठीक है, जैसे क्रांति हुई, विद्रोह भड़का, तो क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को मारना शुरू किया, तो यहां से 40 अंग्रेज परिवार भागे और भागकर ये आए थे डुगला गांव। डुगला गांव कहां है? चित्तौड़गढ़ में। डुगला गांव चित्तौड़गढ़ के रूगाराम ने शरण दी थी इनको, रूगाराम ने शरण दी। फिर क्रांतिकारी इनका पीछा करते आए, लेकिन आगे अपने मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह मिल गए इनकी रक्षा करने के लिए। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह मिल गए, साथ में इनका पॉलिटिक एजेंट मेजर सारवस भी आया था। तब क्रांतिकारियों ने देखा कि आगे से मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह आ रहे हैं, तो एक क्रांतिकारी खुद इधर शाहपुरा की तरफ टर्न कर लेते हैं, यानी शाहपुरा की तरफ गए। शाहपुरा का शासक उस समय था लक्ष्मण सिंह। ठीक है, 1857 की क्रांति के उसमें शाहपुरा का शासक था लक्ष्मण सिंह। इसने क्रांतिकारियों का बड़े ही तहे दिल से स्वागत किया कि वाह शेरो क्या काम किया तुमने, कहा मोस्ट वेलकम। तब इसने इनका स्वागत किया लक्ष्मण सिंह का, और लक्ष्मण सिंह ने इनका स्वागत किया, और यहां से क्रांतिकारी देवली गए। ठीक है, और देवली से ये सीधा दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर गए। ठीक है, यानी कि सारों का केंद्र दिल्ली था। ये भाई का सब एक जगह दिल्ली के अंदर इकट्ठा हो रहे थे, यानी कि अपने को तो बहादुर शाह जफर के पास में जाना है, वो अपना नेतृत्व करता है, सब वहीं जा रहे थे इसलिए। तो ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। नीमच की क्रांति वो 3 जून 1857 ईस्वी को नेतृत्व करता था मोहम्मद अली बेग प्लस हीरा सिंह। अंग्रेज अधिकारी एबोट था। एबोट ने कहा कि आप हमारे प्रति वफादार होगी, इनको शपथ भी दिलाई थी गंगा और कुरान की। लेकिन मोहम्मद अली बेग ने कहा कि जब तुम ही हमारे प्रति वफादार नहीं रहे तो हम तुम्हारे प्रति वफादार क्यों रहेंगे। इस बात को लेकर इन्होंने क्रांति कर दी। यहां से 40 अंग्रेज परिवार भागे, जिनको डुगला गांव से तोड़कर के रूगाराम ने शरण दी, जहां से महाराणा स्वरूप सिंह ने इन जो 40 अंग्रेज परिवार थी इनको पिछोला जेल के जग मंदिरों में रखवाया था। यानी कि पिछोला जेल के कहां पे रखवाया था? जग मंदिरों में, जहां पे कभी शाहजहां ने भी शरण ली थी। ठीक है, महाराणा स्वरूप सिंह इनको लेके जाता है। बेचारे 40 अंग्रेज परिवार थे, बड़े डरे सहमे से थे, तो महाराणा स्वरूप सिंह इनको जग मंदिर में लेके जाता है। वहां पे आराम से कमरे में व्यवस्था करवाता है। अंग्रेज के जो छोटे छोटे बच्चे थे उनके लिए टॉफियां लेके आता है। तब थोड़े से शांति होते हैं, अब अपन बच गए हैं। यानी उसमें इतने भयभीत थे, आज तो मर गया, आज तो क्रांतिकारी बिल्कुल ही नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो इनको जाके जग मंदिरों में शरण देता है, वहां पे इनको रखवाता है। इन जग मंदिरों में कभी अपने शाहजहां ने भी शरण ली थी। ठीक है, जब जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, ये अपन पढ़ चुके हैं कर्ण सिंह के शासनकाल में। तो जग मंदिरों के अंदर शरण दी थी। वहां से क्रांतिकारी थोड़ा सा टर्न कर देते हैं, जब ये देखते हैं कि मेवाड़ के शासक आ रहे हैं, तो ये अपने शाहपुरा के शासक लक्ष्मण सिंह के पास में चले जाते हैं। शाहपुरा का शासक लक्ष्मण सिंह इनका बड़ा ही जोरदार तरीके से मोस्ट वेलकम करता है, और इसके बाद में देवली छावनी में जाते हैं, और देवली छावनी के बाद में सीधा दिल्ली के अंदर पहुंच जाते हैं। ये देवली टोंक यानी कि तांत्या टोपे का सर्वाधिक हस्तक्षेप रहता है, वो टोंक रियासत में रहता है। वो भी चलो अपन पढ़ाएंगे आगे। अब थोड़ा सा अजमेर का और बता देता हूं भाई, थोड़ा सा वैसे एक बार एग्जाम में पूछा गया, एक बार यही बता देता हूं, चलो इसके बाद में साफ करेंगे। वैसे तो नीमच तक आ गए थे अपन, तो 3 नंबर अजमेर कोई रियासत वो अपने वो नहीं है, छावनी नहीं है, लेकिन वैसे एक बार पूछ लिया था। अजमेर के अंदर विद्रोह उठा था 9 अगस्त 1857 ईस्वी को। यहां पे क्या किया, अजमेर में क्रांतिकारियों ने जेल के ऊपर हमला किया और अपने 50 कैदी छुड़वा लिए थे। ठीक है, इस विद्रोह को दबाने के लिए, यानी अजमेर के विद्रोह को दबाने के लिए मारवाड़ के शासक तखत सिंह ने कुशल सिंह सिंघवी के नेतृत्व में सेना भेजी थी। कुशल सिंह सिंघवी के नेतृत्व में सेना भेजी थी। यह प्रश्न आया है कनिष्ठ सहायक 2019 के अंदर। प्रश्न क्या आया है, यानी कि अजमेर के अंदर विद्रोह हुआ था, उसके अंदर मारवाड़ के शासक तखत सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? कुशल सिंह सिंघवी के नेतृत्व में सेना भेजी थी। बस इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना।
ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे एरियनपुरा, यानी कि 21 अगस्त 1857 ईस्वी को जो एरियनपुरा की छावनी के अंदर विद्रोह उठता है वो पढ़ेंगे। तो ठीक है, अपने धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, सारी छावनी आज कंप्लीट कर देंगे अपन। एक जो एग्जाम के अंदर प्रश्न है वो भी बता दूंगा भी ये इंपॉर्टेंट है ये नहीं है, यानी कि अपन जो एग्जाम में आने वाले प्रश्न ही पढ़ रहे हैं और इससे बाहर आपको कुछ मिलेगा भी नहीं, शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, 1857 की क्रांति अपनी कंप्लीट हो रही है धीरे धीरे। अब अपन पढ़ेंगे एरियनपुरा की छावनी। एरियनपुरा के अंदर विद्रोह उठेगा वो। आगे है अपने एरियनपुरा विद्रोह है, यानी कि एरियनपुरा विद्रोह है। एरियनपुरा छावनी के अंदर विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 21 अगस्त 1857 ईस्वी को एरियनपुरा छावनी के अंदर विद्रोह हुआ था। यहां पे जो नेतृत्व किया था, नेतृत्वकर्ता यहां पे थे शीतल प्रसाद, बिल्कुल ये नाम ध्यान में रखने हैं भाई। यहां पे नेतृत्व किया था शीतल प्रसाद, मोतीराम प्लस तिलक खानी। कहते हैं यहां पे अपने एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लोरेंस के पुत्र अलेक्जेंडर की हत्या कर देते हैं। और यहां पे अपने अशोक के ठिकानेदार थे शिवनाथ सिंह। शिवनाथ सिंह, इनके नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने एक नारा दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, यानी कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी। वैसे तो देखो मतलब 1857 की क्रांति में लगभग सभी जगह नारा देखने को मिलेगा आपको, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। लेकिन पता नहीं आरपीएससी ने क्या सूझा कि इसने पूछ लिया कि यानी कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा कौन सी छावनी में दिया गया था, और ऑप्शन के अंदर मानना है एरियनपुरा छावनी। तो अगर एग्जाम में पूछ ले कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा कहां से दिया गया था, कौन सी छावनी में दिया गया था, तो अपने एरियनपुरा की छावनी में दिया गया था। अहुआ के अशोक के ठिकानेदार शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ठीक है, इसके बाद में ये शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिल्ली की तरफ जाते हैं क्रांतिकारी। वहां पे नारनौल के युद्ध में अंग्रेजी सेना से हार जाते हैं और तितर बितर हो जाते हैं। बस एरियनपुरा छावनी की इतनी बातें हैं, ध्यान में रह जाएगा। एरियनपुरा छावनी 21 अगस्त 1857 ईस्वी को नेतृत्वकर्ता शीतल प्रसाद, मोतीराम तिलक खानी, अशोक के ठिकानेदार शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में एक नारा दिया गया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का। ये प्रश्न एग्जाम में आ भी चुका है। और यहाँ पे नारनौल के युद्ध में जाते हैं, तब अंग्रेजी सेना से हार जाते हैं और क्रांतिकारी थोड़े तितर बितर हो जाते हैं। ठीक है, एक है अहुआ का युद्ध। अहुआ थोड़ा देखो समझाना पड़ेगा, अहुआ का विद्रोह है। वैसे अहुआ के अंदर कोई छावनी नहीं है, लेकिन अहुआ का विद्रोह बहुत बार पूछा गया है। अब पढ़ेंगे अहुआ का विद्रोह है, यानी कि अहुआ कोई छावनी नहीं थी, ठीक है, लेकिन अहुआ का विद्रोह था। यहां पर जो विद्रोह किया था वो अहुआ का एक ठाकुर था जिसका नाम था कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत। अहुआ है वो मारवाड़ के नीचे आता था और मारवाड़ का शासक था तखत सिंह। मारवाड़ का उस समय 1857 की क्रांति के समय जो शासक था वो था तखत सिंह। इस तखत सिंह ने रेख में वृद्धि कर दी थी। रेख यानी एक प्रकार का कर होता था। इस कर का विरोध किया था कुशाल सिंह चंपावत ने कि भाई साहब ये आप गलत कर रहे हो। तखत सिंह ने कहा कि आई एम किंग, राजा तो मैं हूं, आप कौन होते हो, आप तो छोटे मोटे ठाकुर हो, आप कौन होते हो मेरे को समझाने वाले। इस बात को लेकर कुशाल सिंह चंपावत का खूब सारे ठिकानेदारों ने साथ दिया था। जैसे अशोक के शिवनाथ सिंह हैं, उन्होंने भी अपने कुशाल सिंह चंपावत का साथ दिया था। आलनियावास का अजीत सिंह है, गुल्लर का बिशन सिंह है। इसके अलावा अपने मेवाड़ के देखें तो कोठारिया का रावत जोत सिंह है, सलूम्बर का केसरी सिंह है और लांबिया का पृथ्वी सिंह है। तो सारे ठिकानेदार इस कुशाल सिंह चंपावत के नीचे आते हैं। ये अपने को नाम याद नहीं रखने, अगर आप आरएस लेवल पे तैयारी कर रहे हो तो आप जरूर ध्यान में रख लेना, ठीक है। लेकिन वैसे अगर अपने आरएस लेवल से नीचे ऐसे लेवल की भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो भी अपने को नाम ध्यान में रखने, कोठारिया के कौन थे, सलूम्बर के कौन थे, ठीक है। तो ये सारे नाम अपने को ध्यान में नहीं रखने हैं। तो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में और भी है वो ठाकुरदार आ गए कि यार ये बात तो सिंह तखत सिंह गलत बात कर रहा है। इस बात को लेकर दो युद्ध होते हैं, दोनों युद्ध बड़े इंपॉर्टेंट है। युद्ध कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है बिथोड़ा का युद्ध, एकदम आराम से पढ़ेंगे भाई, बिथोड़ा का युद्ध, ठीक है। ऐसे ही बनाना अगर आप लिखो था बिथोड़ा का युद्ध। और एक होता है अपने चल्लावास का युद्ध, ठीक है, चेल्लावास का युद्ध। बिथोड़ा कहां पे है? बिथोड़ा भी पाली के अंदर है, चेल्लावास भी पाली के अंदर, यानी दोनों ही जगह पाली के अंदर है। युद्ध होता है 8 सितंबर 1857 ईस्वी को
ये जस्ट 10 दिन बाद में होगा। कब होगा? 18 सितंबर 1857 ईस्वी को। यहां पे कौन कौन युद्ध करेंगे? इधर तो अपने कुशाल सिंह चंपावत है ही, यानी कुशाल सिंह चंपावत है प्लस क्रांतिकारी है, यानी इसका साथ दिया था क्रांतिकारियों ने। वर्सेज इसके साथ में युद्ध करेगा तखत सिंह का सेनापति था जिसका नाम था ओनाड सिंह, और एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था हीथकोट। इस पहले युद्ध के अंदर ओनाड सिंह और हीथकोट की बड़ी ही भयंकर पराजय होती है और कुशाल सिंह चंपावत है वो जीत जाता है। जब इस बात का पता राजस्थान के एजीजी को लगता है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को, कि ठाकुरदार की इतनी हिम्मत की हमारे को हरा दिया, यानी कि अंग्रेजी सेना हीथकोट हार गई छोटे से ठाकुरदार के सामने, इतनी हिम्मत। तब ये बड़ी सारी सेना लेके गया। फिर चेल्लावास का युद्ध होता है, चेल्लावास भी पाली के अंदर पड़ता, तब एजीजी आया था। इधर वही कुशाल सिंह चंपावत प्लस क्रांतिकारी, दोनों सेम ही है इधर तो, यानी कि इधर तो कुशाल सिंह चंपावत प्लस क्रांतिकारी, इधर वर्सेज कौन? राजस्थान का एजीजी आएगा इस युद्ध के अंदर। एजीजी अब सोच लो, यानी कि खुद मुख्यमंत्री पधार रहा है, यानी कौन? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस खुद इस युद्ध के अंदर आएगा। अब अगर मुख्यमंत्री आएगा तो छोटे मोटे नेता है वो भी पधारेंगे युद्ध में, तो उसमें मारवाड़ का पीए कौन था? मैकमोसन है, तो मैकमोसन तो आना ही है बिल्कुल युद्ध में। अब इस युद्ध के अंदर क्या किया? कुशाल सिंह चंपावत और क्रांतिकारियों ने इस मैकमोसन का सिर काट दिया और अहुआ के किले के ऊपर टांग दिया, यानी कि ढोल बाजा, चंग बाजा, भेलो बाजा बांकियो, मैकमोसन ने काट के अहुआ माथे टांगियो। ठीक है, ढोल बाजा, चंग बाजा, भेड़ो बाजा बांकियो, मैकमोसन ने काट के अहुआ माथे टांगियो। ठीक है, तो इस प्रकार से मैकमोसन को मारकर अहुआ के किले के ऊपर टांग देते हैं। मैकमोसन को मारकर अहुआ के किले के ऊपर टांग देते हैं और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और मैकमोसन ये युद्ध हार जाते हैं। ये अंग्रेजी सेना दूसरा युद्ध भी हार जाती है और ये युद्ध भी कुशाल सिंह चंपावत और क्रांतिकारी जीत जाते हैं। तो कुल मिला के चेल्लावास का युद्ध और पिथौरा का युद्ध, दोनों ही युद्ध अपने कुशाल सिंह चंपावत जीत जाते हैं। इसके बाद में अंग्रेजी सेना की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि यार ये तो बड़ी ही मतलब पराजय हुई क्या। अब ये बात जाती है जब एजीजी हार गया, जब मुख्यमंत्री हार गया, तो ये बात जाएगी प्रधानमंत्री तक, यानी प्रधानमंत्री कौन था उसमें? किन्निंग तक बात ही गई, यार अंग्रेजी सेना कितनी बड़ी पराजय, ये बात क्या ठीक है भाई? अपने मतलब यार जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस गया, मैकमोसन गया, यही हार गए युद्ध के अंदर, तब एक बड़ी सेना भेजेगी। बड़ी सेना भेजेगी जब ये कुशाल सिंह चंपावत को पता चला कि बड़ी सेना आ रही है, जनवरी 1858 ईस्वी के अंदर सेना भेजी गई। किसके नेतृत्व में? कर्नल होम्स के नेतृत्व में। कर्नल होम्स के नेतृत्व में लॉर्ड कैनिंग ने वहां से सेना भेजी दिल्ली से, जनवरी 1858 ईस्वी के अंदर जाओ अहुआ के ऊपर आक्रमण करो। कर्नल होम्स के नेतृत्व में सेना भेजी गई, यह सेना अहुआ के अंदर आई। जब यह बात कुशाल सिंह चंपावत को पता चली कि बहुत बड़ी सेना आ रही है हमसे युद्ध करने के लिए, तो कुशाल सिंह चंपावत ने लांबिया का ठाकुरदार था जिसका नाम था पृथ्वी सिंह, इसको किले का भार सौंपता है। भाई ये किले की चाबी अहुआ के किले की चाबी संभाल, आंख ऊपर आप मैकमोसन ने टांगे हो, तो आंख किले की चाबी संभाल और मैं तो जा रही हूं। तो पृथ्वी सिंह को किले का नेतृत्व सौंपकर स्वयं कहां चला जाता है? स्वयं चला जाता है कोठारिया के रावत जोध सिंह के यहां। कोठारिया मेवाड़ में पड़ता है। कोठारिया के रावत जोध सिंह के यहां शरण लेता है। अब कुशाल सिंह चंपावत को पता था कि ज्यादा दिन तो अपन छिपके नहीं रह सकते, इसलिए 1860 ईस्वी के अंदर अपने कुशाल सिंह चंपावत ने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। नीमच की छावनी के अंदर आत्मसमर्पण किया था, जहां पे एक आयोग का गठन किया गया कि बात जांच सही है या नहीं, ये बात सही करो। मेजर टेलर आयोग का गठन हुआ था इस बात की जानकारी करने के लिए इस कुशाल सिंह चंपावत ने जो विद्रोह किया था वो सही था या नहीं। जब इसके बारे में जानकारी प्राप्त की गई, जब आयोग का गठन हुआ, जब सारी बातों के बारे में सच्चाई पता की गई, तब पता चला कि कुशाल सिंह चंपावत तो अंग्रेजों के साथ में युद्ध नहीं कर रहा था। कुशाल सिंह चंपावत तो मारवाड़ के शासक तखत सिंह के साथ में विद्रोह कर रहा था, यानी तखत सिंह ने रेख में वृद्धि कर दी थी। अब अंग्रेज गए तो इसका क्या कसूर? मैकमोसन को टांग दिया तो टांग दिया।
अब इसका क्या कसूर? तब अंग्रेजों ने इसको निर्दोष साबित कर दिया, यानी कि आपकी कोई गलती नहीं। 1860 ईस्वी में मेजर टेलर राय का गठन हुआ, यह भी ध्यान रखना, और इस बंदे को एकदम निर्दोष साबित कर दिया कि आपकी कोई गलती नहीं है। इसके बाद में 1864 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है, ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहती हैं। ठीक है, तो ये है अपने अहुआ की, थोड़ा सा अहुआ का विद्रोह। एक अपने सुगाली माता है भाई, यानी सुगाली माता। अब क्या है कि अंग्रेज इस बात के ऊपर चर्चा करने लगे यार कि ये छोटा सा ठिकानेदार था, ऐसी क्या देवी शक्ति थी इसके पास में कि ये अंग्रेजों की दोनों बड़ी सेनाओं को हरा देता है। यानी कि जहां पे मुख्यमंत्री की सेना को इसने हरा दिया, छोटे मोटे नेता थे, यानी कि एजीजी हार गया, पॉलिटिकल एजेंट मेक मोशन का सर काट गया हुआ कि किले पे टांग दिया। तो ऐसी कौन सी देवी शक्ति थी यहाँ पे? तब थोड़ा बहुत पता किया, तब यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे तक सुगाली माता का मंदिर है। यानी किसका मंदिर है? सुगाली माता का। जब अंग्रेजों ने छानबीन की तब किसी ने बताया कि यहाँ पे सुगाली माता का मंदिर है अहुआ के अंदर है, और उसकी बड़ी ही देवी शक्ति है कि देवी बहुत ही ज्यादा पर्चा देवा, बहुत ही पराक्रम है कि देवी को। तो यह बात को लेकर फोन बहुत आ रहे हैं भैया, आज क्या बात है। तो सुगाली माता यानी का 10 सिर 54 हाथ है, इनकी मूर्ति वर्तमान में पाली के बांगड़ संग्रहालय में रख रखी है। जब अंग्रेजों ने पता किया कि कौन सी देवी शक्ति है तो बोले सुगाली माता है। सुगाली माता यानी कि ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी, यानी इनकी कुल देवी थी। अंग्रेजों ने पता किया कुशाल सिंह चंपावत की क्या बात है, इतनी शक्ति कैसे इसमें, ये दोनों युद्ध हरा दिया अपने को। तब कहा कि कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी है सुगाली माता, और इसकी मूर्ति अहुआ के अंदर ही है। तब अंग्रेजों ने कहा इसको शिफ्ट करो यहां से, अगर यहाँ पे अगर दोबारा अगर भाई मूर्ति रहेगी तो अपन फिर युद्ध हार जाएंगे। तब इस सुगाली माता की अपनी मूर्ति को शिफ्ट किया गया, और वर्तमान में सुगाली माता की जो मूर्ति है वो अपने पाली के बांगड़ संग्रहालय में है, यानी कि पाली के बांगड़ संग्रहालय में है। ठीक है, सुगाली माता 10 सिर 54 हाथ है, यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। 10 सिर 54 हाथ है। 1857 की क्रांति की कुल देवी, यानी कुल देवी भी कह दिया भाई। 1857 की क्रांति की कुल देवी कौन है? वो भी सुगाली माता है। बताओ, अहुआ का विद्रोह कंप्लीट हुआ कि नहीं? सुगाली माता भी ध्यान में रखनी है आपको, यानी कि सुगाली माता अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी, 1857 की क्रांति की कुल देवी, 10 सिर 54 हाथ। वर्तमान में इसकी मूर्ति कहां है? पाली के बांगड़ संग्रहालय में। यानी अंग्रेजों ने यहां से शिफ्ट करा दी कि अगर दोबारा यहाँ पे अगर इनका मंदिर रहेगा तो अपने को हार निश्चित है, अपन बिल्कुल हार जाएंगे। तो इसलिए इनकी वर्तमान में अगर आप मूर्ति देखने जाओगे तो पाली के अंदर बांगड़ संग्रहालय है, वहां पे इन देवी की मूर्ति है। ठीक है, अहुआ और एरियनपुरा छावनी इज कंप्लीट। आगे चलें। बिल्कुल सर, आज तो बड़ा भी 1857 की क्रांति एक ही वीडियो में कंप्लीट करनी है, कुछ भी हो जाए आज। अब अपन पढ़ेंगे कोटा में क्रांति। ठीक है, कोटा में कोई छावनी नहीं थी, सिर्फ एक विद्रोह हुआ था। तो अगर काफी बार एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं राजस्थान में कहां पर सैनिक छावनी नहीं थी, तो ऑप्शन के अंदर क्या देते हैं? कोटा देते हैं। क्यों? क्योंकि अपन कोटा के अंदर क्रांति पढ़ते हैं और मोस्ट भी है, इंपोर्टेंट भी है, तो अपन ये समझ लेते हैं भाई क्या कोटा के अंदर हो सकता है सैनिक छावनी हो, लेकिन कोटा में सैनिक छावनी नहीं है। अगर आपको ऑप्शन देंगे कि निम्न में से राजस्थान में कहां पर सैनिक छावनी नहीं थी, तो आपको ऑप्शन कोटा ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कोटा के अंदर यहाँ पे जनता ने विद्रोह किया था, ना कि कोई क्रांतिकारी थे, जनता ने विद्रोह कर दिया था राजा के खिलाफ। उसमें अपने राजा थे राम सिंह सेकंड। इस राम सिंह सेकंड के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, और जो नेतृत्व करता थे उनका नाम था जयदयाल प्लस मेहराब खां। ठीक है, और यहां का जो पीए था, पॉलिटिक एजेंट था, उसका नाम था बर्टन। मैंने शुरुआत में बताया था, कैसे याद रखोगे? कोर्ट में क्या होता है? बटन होता है। ठीक है, तो याद रह जाएगा। यानी कि कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था बर्टन। यहां पे जयदयाल और मेहराब खान ने मतलब विद्रोह किया था, कोटा की जनता ने विद्रोह किया था। तो कोटा की जनता ने क्या किया? राम सिंह सेकंड को कोटा के किले में ही कैद कर लिया। कोटा की जनता ने कोटा के शासक को कोटा के किले में कैद कर लिया। राम सिंह सेकंड को किले में कैद कर लेते हैं। लगभग 6 माह तक जनता का शासन रहा था। यहां पे 6 माह तक जनता का शासन रहा था। ठीक है, सर्वाधिक सुव्यवस्थित क्रांति। ठीक, आराम से बढ़िया सुव्यवस्थित ढंग से की गई थी, कोई मतलब क्रांतिकारी विप्लव नहीं हुआ था। यहां पे मेजर बर्टन, ये जो पीए था मेजर बर्टन, इसका भाई सिर काट दिया।
इसका सिर काटकर कोटा की गलियों में घुमाया गया। यानी कि मेजर बर्टन का सिर काटकर कोटा की गलियों में घुमाया गया। और इस मेजर बर्टन का डॉक्टर था जिसका नाम था सेडलर। इस सेडलर और बर्टन के 2 पुत्रों की हत्या कर दी गई। ये सेडलर वाला भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, कोटा विद्रोह इतना ही ध्यान में रखना है। यानी कि यह भी पूछा जा चुका, कोटा के समय शासक कौन था? राम सिंह सेकंड। यहाँ पे नेतृत्वकर्ता कौन थे? जयदयाल खां प्लस मेहराब खां, जयदयाल प्लस मेहराब खां। यहाँ पे पॉलिटिक एजेंट कौन था? मेजर बर्टन। बर्टन का सर काट दिया जनता ने और कोटा की गलियों में घुमाया। 6 माह तक यहाँ पे जनता का शासन रहा। कोटा की जनता ने कोटा के शासक को कोटा के किले में 6 माह तक कैद रखा था। बढ़िया जनता ने शासन किया था। और इस बर्टन का डॉक्टर था जिसका नाम था सेडलर। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, बर्टन का डॉक्टर था सेडलर और उसके 2 पुत्रों की हत्या कर दी थी जनता ने। ये है कोटा में विद्रोह। एक है धौलपुर में विद्रोह। यहां पर धौलपुर में भी कोई छावनी नहीं है, बस ये लास्ट है भाई। फिर आपकी 1857 क्रांति पूरे से धौलपुर में विद्रोह है। फिर तांत्या टॉपिक जरूर बता दूंगा क्योंकि वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, धौलपुर में विद्रोह। धौलपुर में क्या होता है? धौलपुर का उसमें शासक था भगवंत सिंह। ठीक है, धौलपुर का उसमें शासक था भगवंत सिंह। अब धौलपुर के अंदर क्या हुआ था? धौलपुर के अंदर एक नेता था गुर्जर देवा। अब इस गुर्जर देवा ने क्या किया? अपनी जाति के 3000 लोग इकट्ठा किए और धौलपुर के किले पर आक्रमण कर दिया। यानी सरकारी खजाने से इस गुर्जर देवा ने लगभग 2 लाख रुपए लूटे। फिर ग्वालियर और इंदौर, यानी कि ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारी आ रहे थे। कहां के? ग्वालियर प्लस इंदौर के क्रांतिकारी आ रहे थे। ठीक है, अगर भाई ये लो राजस्थान की बात करें, ये अपने ग्वालियर इंदौर, अगर ये क्रांतिकारी दिल्ली जाएंगे तो इधर क्यों होके जाएंगे? तो ये धौलपुर में होके जा रहे थे। धौलपुर एकदम राजस्थान का पूर्वी जिला। जब ये धौलपुर में होके जा रहे थे तब यहाँ पे ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारियों ने जनता को भड़का दिया कि जब सब विद्रोह कर रहे हैं तो तुम क्यों नहीं कर रहे? तो यहाँ पे जो व्यक्ति थे जिन्होंने विद्रोह किया था उनका नाम था रामचंद्र प्लस हीरालाल। ये नेतृत्व करता रामचंद्र प्लस हीरालाल। इन्होंने क्या किया? अपने धौलपुर के शासक को किले में कैद कर लिया और इसको जान से मारने की धमकी दी कि अब तेरे को जान से मारेंगे। तो इस धौलपुर के शासक भगवंत सिंह ने पटियाला के शासक को पत्र लिखा, पटियाला के नरेश को पत्र लिखा कि ये तो मेरे को मार देंगे, आप सेना भेजो। तब पटियाला के नरेश ने लगभग 3000 सैनिक, 3000 नहीं 2000 सैनिक भेजे थे। कोई ध्यान में मत रखना मेरे 2000 सैनिक भेजे थे, कितने सैनिक भेजे थे ध्यान में नहीं रखना, नहीं तो कोई एग्जाम में पूछेगा नहीं कुछ हो। तो पटियाला के नरेश ने 2000 सिख सैनिक भेजे थे और तब जाके धौलपुर के नरेश की जान बचाई थी। एग्जाम में सीधा सा पूछ लेगा एकमात्र कौन सी जगह है जहां पे क्रांतिकारी भी बाहर के थे और विद्रोह दबाने वाले भी बाहर के थे? तो वो है धौलपुर का विद्रोह। बस धौलपुर विद्रोह में तुमको क्या क्या ध्यान में रखना है? धौलपुर का शासक ध्यान में रखना भगवंत सिंह। ठीक है, यहाँ पे नेतृत्व करता ध्यान रखना रामचंद्र प्लस हीरालाल। ये मत ध्यान रखना ग्वालियर इंदौर के क्रांतिकारी आए थे। ठीक है, और अपने रामचंद्र हीरालाल यहाँ के नेतृत्व करता है और पटियाला के नरेश ने सिख भेजे थे तब जाके इनकी जान बचाई थी। ये जरूर ध्यान रखना कि एकमात्र स्थान जहां पे क्रांतिकारी भी बाहर के थे, ग्वालियर और इंदौर के, और विद्रोह भी बाहर के लोगों ने दबाया था पटियाला के नरेश ने। ठीक है, वो स्थान है धौलपुर का क्रांति। तो ये अपने राजस्थान में 1857 की क्रांति कंप्लीट होती है। इसके बाद में अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं तांत्या टोपे के ऊपर और 1857 की क्रांति के क्या परिणाम रहे थे। एक दो बातें हैं, जैसे अपने बीकानेर के शासक हैं, अपने जो बीकानेर के शासक हैं सरदार सिंह एकमात्र ऐसे शासक हैं जो अपनी सेना लेकर बाहर तक गए थे, हिसार तक गए थे। कहते हैं किताबों ने छाप देते हैं, जबकि मैंने बीकानेर का इतिहास पढ़ाया था तभी बताया था तुमको कि बेचारा जैसे हिसार है वो बीकानेर के एकदम टच में है। तो अगर एक अपने पग उधर रख दिया होगा तब किताबों वालों ने इतना बड़ा चढ़ा के कह दिया कि बीकानेर के शासक तो पता नहीं कहां तक अपनी सेना लेके गए थे। अरे कहीं तक नहीं लेके गए, हिसार उनके एकदम टच में था। तो थोड़ा सा गलती से अगर उधर चले भी गए तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे किताबों वाले लिखते हैं कि एकमात्र बीकानेर के शासक हैं जो मतलब अपनी सेना लेके बाहर तक गए थे क्रांति का विद्रोह दबाने के लिए। अंग्रेजों ने खुश होकर इनको टिब्बी पर करने के 41 गांव दे दिए थे भिंड में। ठीक है, इसके अलावा जयपुर के शासक थे राम सिंह सेकंड, यानी 1857 की क्रांति के समय जयपुर के शासक कौन थे? राम सिंह सेकंड। इन्होंने अंग्रेजों की खूब तन मन धन से सहायता की थी, यानी तन मन धन से सहायता की थी, इसलिए अंग्रेजों ने इनको सितारे हिंद की उपाधि भी दी थी। ठीक है, ये भी थोड़ा ध्यान में रख लेना। और तो क्या है, बस यही है। और अपने थोड़ा सा तांत्या टोपे के बारे में बता देता हूं। तांत्या टोपे के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा 1857 की क्रांति का स्वरूप या परिणाम बताऊं, क्या परिणाम रहा था।
चलो पहले मैं तात्या टोपे के बारे में बताता हूँ, क्योंकि 1857 की क्रांति पहले कंप्लीट करते हैं, फिर थोड़ा परिणाम के ऊपर चर्चा करते रहेंगे भाई। तो अपने कोटा की क्रांति और धौलपुर में विद्रोह वो कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा कोटा की क्रांति के बारे में ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि धौलपुर का विद्रोह हो सकता है पूछे न पूछे, लेकिन कोटा की क्रांति के बारे में काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में। यानी जनरल रॉबर्ट्स है वो कोटा की क्रांति को दबाने के लिए करौली के शासक मदनपाल को भेजता है, और मदनपाल है वो जाके फिर कोटा के शासक राम सिंह की सहायता करता है और राम सिंह को जनता के चुंगल से छुड़वाता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। करौली के शासक मदनपाल अपनी सेना लेके जाता है, उसके बाद में अंग्रेजों ने मदनपाल के तोपों की सलामी बढ़ा दी थी और कोटा के शासक के तोपों की सलामी कम कर दी थी। यानी तोपों की सलामी होती थी जैसे भाई क्या, जैसे जिसको ज्यादा तोपों की सलामी दी जाती थी यानी उसका ऊंचा पद होता था, और जिसको कम दी जाती थी यानी क्या उसका कम कर दिया था। कहते राम सिंह सेकंड को अंग्रेजों ने कहा कि भाई तुम्हारा हाथ है, तभी जनता ने तुमको बंधक बना लिया गया, उसके कारण उसके तोपों की सलामी कम कर दी और इस विद्रोह को दबाया था करौली के शासक मदनपाल ने। रॉबर्ट्स ने सेना भेजी थी, तब इनके मदनपाल की तोपों की सलामी हो बढ़ा दी थी। ये भी अपने एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन मार्कर निराले। अब थोड़ा सा तात्या टोपे के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी कि तात्या टोपे। ये अपने राजस्थान में 1857 की क्रांति के हिसाब से पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तात्या टोपे है वो अपने जैसे क्रांतिकारी पढ़ेंगे उसमें भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं यही समझा देता हूं, तब अलग से समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तात्या टोपे है वो अपने बालाजी, अपने पेशवा थे बालाजी पेशवा, जिनका नाम था बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव, इस बालाजी बाजीराव को उत्तराधिकारी था जिसका नाम था नाना साहब। उनका यह स्वामी भक्त सेवक था। पेशवा के बालाजी बाजीराव के उत्तराधिकारी थे नाना साहब, इनका यह स्वामी भक्त सेवक था। यानी तात्या टोपे है पेशवा के बालाजी बाजीराव का उत्तराधिकारी था नाना साहब, इनका स्वामी भक्त सेवक था। 1857 की क्रांति में तात्या टोपे ने ग्वालियर का नेतृत्व संभाल रखा था। यानी तात्या टोपे वो कहां का विद्रोही नेता था? ग्वालियर का विद्रोही नेता था। ठीक है, इसने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भी सहायता की थी। इसका मूल नाम काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, मूल नाम भी ध्यान रखना। मूल नाम है रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, जन्म इनका हुआ था महाराष्ट्र में, जन्म इनका हुआ था येऊर, येऊर यानी का महाराष्ट्र में। ये तो अपने थोड़ी सी इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से भी ठीक है, और वैसे भी एग्जाम में काफी बार इनसे सीधे से प्रश्न पूछ लेते हैं। यानी कि तात्या टोपे पेशवा के बालाजी बाजीराव के उत्तराधिकारी नाना साहब का स्वामी भक्त सेवक था, ग्वालियर का विद्रोही नेता था। मूल नाम इनका रामचंद्र पांडुरंग, जन्म इनका हुआ था येऊर महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, इतना ध्यान में रखना। अब अपन बात करते हैं तात्या टोपे का राजस्थान में क्या योगदान था। राजस्थान में ये 2 बार आए थे। सबसे पहले ये थे मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, यानी कि तात्या टोपे का राजस्थान में 2 बार प्रवेश होता है। तात्या टोपे का राजस्थान में 2 बार प्रवेश होता है। सबसे पहले आए थे मांडलगढ़। मांडलगढ़ अपने भीलवाड़ा में पड़ता है, भीलवाड़ा से 50 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है मांडलगढ़। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आए थे सबसे पहले। यहां पे कुवाड़ा नामक स्थान पर, यह भी पूछा गया एग्जाम में, कुवाड़ा नामक स्थान पर 8 अगस्त 1857 ईस्वी को जनरल रॉबर्ट्स की सेना के साथ में युद्ध होता है। ठीक है, 8 अगस्त 1857 ईस्वी को कुवाड़ा नामक स्थान पर जनरल रॉबर्ट्स की सेना के साथ में युद्ध होता है। इस युद्ध के अंदर तात्या टोपे हार जाते हैं। दूसरी बारी अपने बांसवाड़ा में आते हैं, और बांसवाड़ा के ऊपर कुछ क्षेत्र मतलब 6-7 महीने तक इन्होंने अधिकार किया था। उसके बाद में तात्या टोपे बांसवाड़ा के इलाकों को भी छोड़कर चले जाते हैं जब अंग्रेजी सेना आती है। यानी कि तात्या टोपे जैसलमेर रियासत को छोड़कर राजस्थान की सभी रियासतों में गए थे, लेकिन बड़ी एक दुख की बात है कि मतलब इनको कहीं भी मतलब सहायता नहीं मिली थी, क्योंकि राजपुताने के सभी राजा तो अंग्रेजों के क्षेत्र में थे, यानी कि अंग्रेजों की सेवा चाकरी करने में लगे थे। अगर उस समय तात्या टोपे की अगर कोई सहायता कर देता, या फिर 1857 की क्रांति का नेतृत्व अगर इस बंदे के पास में होता, तो आज 1857 की क्रांति का इतिहास में कुछ और ही पढ़ा रहा होता आपको। यह नहीं था कि 1857 की क्रांति है वो अपन 90 साल पहले आजाद हो गए होते। अगर इस बंदे के हाथ में अगर 1857 की क्रांति का नेतृत्व होता ना, लेकिन वही बात इतिहास में तो की जगह नहीं है कि अगर ऐसा होता तो ये होता। लेकिन मतलब ये हर जगह घूमा। वैसे एक अमरचंद बाठिया ने इनकी जरूर सहायता की थी, थोड़ा सा धन पैसा देके राजस्थान की प्रत्येक रियासत में गया, लेकिन किसी ने सहायता नहीं की। सिर्फ जैसलमेर रियासत को छोड़कर तात्या टोपे राजस्थान की सभी रियासतों में गए थे। जैसलमेर रियासत को छोड़कर तात्या टोपे राजस्थान की सभी रियासतों में गए थे। ठीक है, तो अपने तो राजस्थान के हिसाब से हो गया।
मंडलगढ़ भीलवाड़ा में आए थे। पहली बार ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका, थोड़ा सा ध्यान रखना। 8 अगस्त 1857 ईस्वी को जनरल रॉबर्ट्स की सेना के साथ में युद्ध होता है। कुवाड़ा नामक स्थान पर इस युद्ध में हार जाते हैं। दूसरी बार ये राजस्थान में बांसवाड़ा आते हैं, यहाँ पे कुछ समय तक अधिकार किया था, उसके बाद में बांसवाड़ा भी छोड़कर चले जाते हैं। यानी प्रत्येक रियासत में गए थे लेकिन इनको सफलता नहीं मिली थी। ठीक है, इसके अलावा तांत्या टोपे की बातें देखें तो हाँ, फिर इसके बाद में इनका एक दोस्त था, सिक्कर का एक दोस्त था इनका, मानसिंह नरूका। इसके पास में ये मिलने के लिए गए हुए थे। तो मानसिंह नरूका ने नरवर के जंगलों में तांत्या टोपे को अंग्रेजों को पकड़वा लिया। यानी कि मानसिंह नरूका नरवर के जंगलों में तांत्या टोपे को अंग्रेजों को पकड़वा देता है और अंग्रेज इसको 7 अप्रैल 1859 ईस्वी को अंग्रेज इसको फांसी दे देते हैं। कहां पे देते हैं? सिपरी यानी का मध्य प्रदेश में। सिपरी मध्य प्रदेश में अंग्रेज इसको फांसी दे देते हैं। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत होती है नसीराबाद से। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है नसीराबाद से और राजस्थान में क्रांति का अंत होता है सीकर के, क्योंकि अंतिम व्यक्ति था जो अंग्रेजों के हाथ में पकड़ में आ गया था, वो था तांत्या टोपे। इसलिए तांत्या टोपे पढ़ाई क्योंकि सीकर के अंदर पकड़ा गया था और सीकर अपने राजस्थान में है। सीकर के मानसिंह नरूका ने नरवर के जंगलों में पकड़ा दिया। इसका अच्छा दोस्त था, फिर भी पता नहीं क्या विश्वासघात किया और अंग्रेजों को पकड़वा दिया। और 7 अप्रैल 1859 ईस्वी को अपने अंग्रेजों ने तांत्या टोपे को फांसी देती थी सिपरी मध्य प्रदेश में। अपने मेवाड़ के जो पॉलिटिक एजेंट थे मेजर सारस, उन्होंने इस फांसी को गलत भी बताया था कि तांत्या टोपे को फांसी देना गलत है, लेकिन नहीं सुनी गई। ठीक है, तो यानी क्या है, तांत्या टोपे मतलब क्या कहें का, अगर नेतृत्व होता तो आज इतिहास कुछ और ही होता। तभी तो कहते हैं कि जठे गयो जंग जीतियो खटका बिन रण खेत तकड़ो लड़ो तांतियो हिंद तान रहेत। जठे गयो जंग जीतियो खटका बिन रण खेत तकड़ो लड़ो तांतियो हिंद तान रहेत। कि तगड़ा लड़ा था वो हिंद के लिए, लेकिन जहां भी गया जंग जीते लेकिन थोड़ी सहायता नहीं मिली इसको। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने 1857 की क्रांति पूरी होती है। थोड़े से मैं थोड़ा परिणाम और बता देता हूं, जैसे किताब में दे रखा है कि 1857 की क्रांति के क्या परिणाम रहते हैं। ठीक है, जैसे भाई 1857 की क्रांति के समय थोड़ी सी मोटी मोटी बातें बता देता हूं। ऐसे तो 1-2 बातें और है, जैसे मैंने बताई थी, बीकानेर के सरदार सिंह थे जो अपने अंग्रेजों की सहायता करने के लिए भारत तक गए थे। ये भी किताब में दे रखा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो अंग्रेजों ने खुश होकर इनको टिप्पी परगने के 41 गांव भेंट कर दिए थे। इसके अलावा अपने बूंदी के शासक थे राम सिंह का दरबारी कवि था सूर्यमल मिश्रण। अपन जब कभी इतिहासकार पढ़ेंगे तब और ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। तो बूंदी के अपने जो शासक राम सिंह थे, उन्होंने अपने क्रांतिकारियों की अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की थी। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे? यानी कि हाथी के ऊपर बैठ गया और अपने क्रांतिकारियों की हौसला अफजाई की थी। वैसे युद्ध में तो शामिल नहीं हुए थे क्रांतिकारियों के साथ में, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की थी। ठीक है, और अपने राम सिंह सेकंड अपने जयपुर वाले, इन्होंने तो अंग्रेजों की खूब तन मन धन से सहायता की थी। यहाँ पे तो जयपुर की अपने शासक भी थे और प्रजा भी थी जिन्होंने अंग्रेजों की खूब सहायता की थी। तो अंग्रेजों ने अपने राम सिंह सेकंड को सितारे हिंद की उपाधि दी थी। ठीक है, हाँ, तो अपन क्या देख रहे थे, 1857 की क्रांति के क्या परिणाम रहे थे, क्या स्वरूप रहे थे, थोड़े से उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। परिणाम क्या निकले भाई 1857 की क्रांति के, क्या स्वरूप था। सबसे पहले तो जैसे परिभाषा ही देखते हैं। वीर सावरकर ने इसको भारत का, वीर सावरकर ने इसको कहा भारत का ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। यानी क्या है? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ये किसने कहा है? वीर सावरकर ने कहा है ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। आरसी मजूमदार ने कहा है ये प्रथम सैनिक विद्रोह है। प्रथम क्या है? सैनिक विद्रोह है, यानी कि प्रथम सैनिक विद्रोह है। आरसी मजूमदार ने कहा ये तो प्रथम सैनिक विद्रोह है, प्रथम सैनिक विद्रोह कह दो। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने वीर सावरकर की बात का ही समर्थन किया है। किसने किया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आज वीडियो खूब बड़ा हो गया भाई, लेकिन एक ही वीडियो में ठीक है 1857 की क्रांति कंप्लीट होगी, यानी कि इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। देख लेना आप, अगर आपने लास्ट तक ये वीडियो देखी है, अगर ये आपको 1857 की क्रांति समझ में आई है तो हो सकता है देख लेना आप, चाहे कितनी बार देखो, इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा, चाहे आप आरएस लेवल तक का आप एग्जाम दे लेना। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने वीर सावरकर की बात का ही समर्थन किया है, ये तो वैसे याद हो जाएगा।
इसके बाद में 1857 की क्रांति का परिणाम यह निकला कि ईस्ट इंडिया कंपनी है वो समाप्त हो गई। यानी कि महारानी विक्टोरिया ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त कर दी और भारत का नेतृत्व सीधा ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया। यानी अब जो भी भारत के अंदर काम होगा वो सीधा ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया। और भी ज्यादा डिटेल से पढ़ते हैं अपन मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, यानी उसमें ज्यादा एकदम बढ़िया शानदार तरीके से पढ़ाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया की, ठीक है। तो यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व समाप्त कर दिया। वैसे ही व्यापार करने के लिए आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन बाद में इसने राजनीतिक काम करने शुरू कर दिए, जैसे भाई हस्तक्षेप करना, राजा महाराजा कौन बनेगा कौन नहीं, इस प्रकार के। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व समाप्त कर दिया और सीधा महारानी विक्टोरिया ने अपने ताज के अधीन कर लिया भारत के क्षेत्र को। इसके बाद में राजाओं को गोद लेने का अधिकार दिया गया, गोद लेने का, कि भी आप गोद ले सकते हो। इसी के तहत तो गोद नहीं लेने दिया, तभी तो सतारा और अवध को मतलब अंग्रेजों ने हड़प लिया था। तभी तो नीमच की छावनी के अंदर कहा था मोहम्मद अली बेग ने, जब आप हमारे प्रति वफादार नहीं रहे तो हम आपके प्रति वफादार क्यों रहे, ठीक है। तो यानी गोद लेने का अधिकार दिया गया राजाओं को। और क्या रह गया, हाँ, अपने गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया, यानी जी गवर्नर जनरल का पद है वो समाप्त कर दिया गया। इसकी जगह एक नया नाम आया, गवर्नर जनरल व वाइसराय। बस वाइसराय जोड़ दिया, ठीक है, वो वाइसराय जोड़ दिया। यानी कि जैसे ही देशी रियासतों में जाता था वाइसराय हो जाता था और वापस अपने ब्रिटिश भारत में आता तब गवर्नर जनरल हो जाता था। अभी थोड़ा समझ में नहीं आएगा, जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तब समझ में ज्यादा आ जाएगा। पर इतना ध्यान रखना कि गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर देगा, वाइसराय का पद आया था और पहला वाइसराय है वो लॉर्ड कैनिंग को ही बनाया गया था, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग को बनाया। ये लो भाई 1857 की क्रांति कंप्लीट। काफी बड़ा वीडियो हो गया, लेकिन फिर भी अपन ने 1857 की क्रांति कंप्लीट कर ली और हमने एक जंग जीत ली है, ठीक है। आज तो बहुत ज्यादा वीडियो हो गया भाई, बहुत लंबा वीडियो हो गया। चलो ठीक है, आपको प्यार है फिर भी आप खातर सब कुछ हाजिर है, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।